मनगढ़ंत और काल्पनिक है और हकीकत से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो कहानी, मनगढ़ंत कहानी और काल्पनिक कहानी ये है कि एक बार एक मुर्गी ने कुछ अंडे लिए एक जगह पे। किसने अंडे लिए? हाँ, ठीक है। एक बार मुर्गी ने कुछ अंडे लिए। हुआ यूं कि जहां पे मुर्गी ने अंडे लिए थे वहां पे एक चील ने भी अंडे दिए। चील ने एक अंडा दे दिया। मुर्गी के अंडों के साथ किसने अंडा दे दिया? चील ने भी अंडा दे दिया। मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक कहानी है, सुन लेते हैं। अब धीरे धीरे मुर्गी ने अंडों को सेकना शुरू किया और धीरे धीरे एक दिन उन अंडों में से क्या निकल आए? चूजे निकल आए। तो जैसे अंडों में से मुर्गी के चूजे निकले, वैसे ही चील के अंडे में से, चील का बच्चा बोलते हैं, चूजा बोलते हैं, चूजा ही बोलते हैं, तो चील का चूजा भी निकला है। अब वो जब बच्चे पैदा हुए तो उन्हें तो पता नहीं था कि हम मुर्गी के बच्चे हैं या चील के बच्चे हैं। पता होता है क्या बच्चे को? जब हम पैदा हुए थे तो हमें क्या पता था हम इंसान के बच्चे हैं या जानवर के बच्चे हैं या मुर्गी के बच्चे हैं या गधे के बच्चे? नहीं पता था ना। जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें गधे के बच्चे दिखाई देते हैं और मुर्गी के बच्चे दिखाई देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम इंसान के बच्चे हैं, हम मुर्गी के बच्चे नहीं हैं। तो वो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए तो चील के बच्चे ने चील को देखी नहीं थी। चील के बच्चे ने तो क्या देखा था? मुर्गी के चूजे देखे थे और वो भी अपने आप को क्या समझता था? मुर्गी का बच्चा समझता था। तो वो भाई बहन आपस में प्यार से हर रोज कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बातें करते थे, धूप सेकते थे, गप्पे मारते थे और कॉलेज जाने की प्लानिंग करते थे। एमसीए करने की प्लानिंग भी करते होंगे शायद। वो बच्चे आपस में खूब मस्ती करते थे और मुर्गी सब बच्चों को बराबर प्यार करती थी, ये सोचते हुए कि भगवान ने मेरा एक बच्चा सांवला पैदा कर दिया। मुर्गी क्या सोचती थी कि सारे बच्चे तो गोरे गोरे हैं, सफेद सफेद है, पर एक बच्चा सांवला पैदा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने इसकी शक्ल अच्छी नहीं बनाई तो पढ़ लिख के ये भी कुछ बन जाएगा। तो मुर्गी ऐसा समझ में आ रही है ना कहानी? अभी तक काल्पनिक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, मुझे अच्छी लगती है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो मुर्गी ने बोला चलो बच्चों मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूं। और मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए और उड़ी। अब मुर्गी कितना उड़ लेगी? कितना उड़ लेगी? टेबल से उधर मत देखो, मुर्गी कितना उड़ लेगी? यहाँ तक उड़ लेगी, इससे ज्यादा उड़ लेगी। बहुत ही वाह, हमारा भाई कितना टैलेंटेड है। हम टेबल तक उड़ते हैं और भाई तो पेड़ की टहनी तक उड़ के आ गया। कितना टैलेंटेड ब्रदर हमें दिया। मुर्गी भी खुश कि चलो शक्ल काली है तो क्या हुआ, गुण तो बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। कहानी समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूं? तो अब ये रोज का किस्सा हो गया। तो ये किस्सा क्या हो गया? हर रोज का किस्सा हो गया। चील का बच्चा हर रोज उड़ने की कोशिश करे तो थोड़ा ऊपर जाए और मुर्गी के बच्चे उसका मजाक उड़ाए और हंस के बोले बस बस रहने दे, अपने आप को ज्यादा चील का बच्चा मत समझ, और इतना ही टैलेंट तेरे में तो बहुत है। और कल काल्पनिक कहानी ये कहती है कि वो चील का बच्चा जवान भी हो गया और उसके पंख पूरे पूरे बड़े भी हुए, पर वो बच्चा कभी भी पेड़ की टहनी से ऊपर, वो चील का बच्चा कभी भी पेड़ की टहनी से ऊपर अपनी जिंदगी में उड़ा नहीं और उड़ पाया नहीं कभी भी। भगवान ने चील को कहाँ उड़ने के लिए बनाया था? वो जब बच्चे नीचे से आसमान पे देखते थे तो चील का बच्चा भी देखता था। तो सब बच्चे कहते थे मुर्गी के बच्चे को चील का बच्चा, काश हम चील होते और हम भी इतने बड़े आसमान में ऊपर इतनी सक्सेस पे उड़ रहे होते। लेकिन क्या करें, भगवान ने हमें वो टैलेंट ही नहीं दिया कि हम आसमान में उतनी ऊंचाई पे उड़ सके। और वो चील का बच्चा जिस एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था उसी एबिलिटी के साथ मर गया और वो पेड़ की ऊंचाई से कभी भी ऊपर नहीं उड़ पाया।
बताओ दुनिया का सबसे ज्यादा अनयूटिलाइज टैलेंट, किसी से भी पूछो आप, यू आर हेल्पिंग, आपका मन कर रहा है बताने के तो आप नहीं बता सकते। इंडिया में सर, इंडिया में, इंडिया तो बहुत बड़ा है। कोई एक जगह बताओ जो इस हॉल से बड़ी ना हो। दुनिया का कोई एक ऐसा स्थान बताओ जिसका साइज इस सेमिनार हॉल से बड़ा ना हो और जहां पे सारी दुनिया का अनयूटिलाइज टैलेंट पड़ा हो। कोई एक ऐसी जगह बताओ जिसका साइज इस सेमिनार हॉल से ज्यादा हो। ब्रेन का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, राइट, हमारा ब्रेन दुनिया का, ऐसा इनका मानना है। वो बताओ, वो पूछो। यस, आई वांट योर पार्टिसिपेशन। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, ना ही मुझे क्लास लेनी आती है, बट आई नो हाउ टू इंटरेक्ट। कहाँ होगा दुनिया का सबसे ज्यादा अनयूटिलाइज्ड टैलेंट? मुझे डॉक्टर सरिता कौशिक ने बताया था, द स्टूडेंट्स आर वेरी ब्राइट, वेरी पार्टिसिपेटिव। You can trust on their ability and capability to interact. Within this room. क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तालियां बजा सकते हैं। बताइए बताइए, और एक दो चीजों बताइए दुनिया का सबसे ज्यादा अनयूटिलाइज्ड टैलेंट। एक आखिरी चांस देता हूँ, फिर मैं बताऊँ। हमारे अंदर है। हमारे मतलब आपके और आपके परिवार के नितिन हो गए, हमारे अंदर है। ठीक है, ऐसी बात नहीं। हम मैं बताऊं जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड टैलेंट कहाँ है, वो है कब्रिस्तान, शमशान घाट, मुर्दा घर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग डेली मरते हैं और उन लोगों के अंदर जीते जी बहुत सारा टैलेंट था, बहुत सारी एबिलिटीज थी, बहुत सारी योग्यताएं और वर्चूज थे, पर उन्होंने कभी भी अपने टैलेंट का, एबिलिटी का, वर्चूज का, गुणों का इस्तेमाल नहीं किया और वो मर गए। और मर के कहां गए? कब्रिस्तान में गए, शमशान घाट में गए, चिता के ऊपर गए। इसलिए जब मैं किसी शमशान घाट में जाता हूँ, कब्रिस्तान में जाता हूँ, मुर्दों की कब्रें देखता हूँ, तो मुझे वहां मुर्दे नजर नहीं आते, मुझे वहां भूत नजर आते हैं। वो भूत बताओ कौन है? वो भूत, वो टैलेंट और वो सपने हैं जो अधूरे रह गए उन लोगों के, और वो वहां घूम रहे होते हैं उसकी कब्र के चारों तरफ, उसे गालियां देते हुए कि तुमने जीते जी हमारा कुछ भी किया नहीं, और अब हम भूत बन के यहाँ पे घूम रहे हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, जिस दिन मैं मरूंगा मेरा टैलेंट मेरे साथ खत्म हो जाएगा, चाहे मैंने उसे यूटिलाइज किया, चाहे मैंने उसे यूटिलाइज नहीं किया। गलत बात है या सही बात है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा अनयूटिलाइज्ड टैलेंट हमारे साथ खत्म हो जाता है। पर समस्या ये कि जब हमें ये बातें पता है, जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर एबिलिटी है, पर इतने सारे लोग, जिसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ, शायद आपके प्रोफेसर भी शामिल है, वो उस एबिलिटी को, उस टैलेंट को पूरी तरीके से यूज क्यों नहीं कर पाते? और वो एक चीज है जिसकी वजह से वो पूरी नहीं कर पाते, और उस चीज का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शंस। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो शायद सब चीजों से भारी पड़ेगी? मानते हो? आप मानते हो? आप मानते हो? आप मानते हो? थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी। आप मानते हो? नहीं मानते? यार, मना भी करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ मना करो कि नहीं मानता। मानना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा वर्चू है, एक ऐसा गुण है जो कि सब चीजों पे भारी पड़ता है। तो टाइम टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है या नहीं होती? बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो
खड़ा होकर क्लास में बोलने का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, वो किसी इंटरव्यू को फेस करने का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, वो झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कोई भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। पर लाइफ में मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी में बेहतर जगह पे सक्सेसफुल वही लोग हो पाते हैं जिनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मात्रा कम ज्यादा होती है ना। अब हम आज के सेशन में इस चीज का पोस्टमार्टम और डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से है और आता है तो रुकता क्यों नहीं है, और थोड़ा बहुत तो रुकता है तो चला क्यों जाता है, मतलब ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी हमसे। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए कि कॉन्फिडेंस आता ही रहे नॉन स्टॉप, तो रुका ही रहे और जाए भी ना, तो बताओ जिंदगी कैसी होगी, कैसी होगी जिंदगी। तो आप सुनना चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है और कैसे आपकी जिंदगी में बढ़ सकता है और कैसे वो जिंदगी भर आपके साथ रह सकता है। आप सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो एक बार जोर से हम तालियां बजाते हैं ताकि पड़ोसी की नींद खुल जाए। जब बहुत सारा टीवी एड्स देखता हूँ, मैं काफी दिनों से रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो मुझे पहले एक चीज समझ में आई कि कॉन्फिडेंस आता है लुक्स से, अच्छा दिखने से। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाथ उठा लो जिनको लगता है कॉन्फिडेंस अच्छे लुक्स, अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाकी लोगों की क्या करना। लेकिन अब मैं टीवी पे देखता हूँ कि भाई वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत ही सांवला था और मुझे अनिता को छोड़ के चली गई थी, लेकिन जब से मैंने स्क्रीन का इस्तेमाल करना शुरू किया, देखिए मैं कितना गोरा निकल गया था। और ये 10 मिनट के लिए मुझे गोरा बना देती है और मैं जब भी पार्टी में जाता हूँ क्रीम लगा के हाय बेटा तुम कैसी हो। कॉन्फिडेंस क्रीम से कॉन्फिडेंस सस्ता डील तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता। वो क्रीम लगाई, फेयर एंड हैंडसम लगाई, शाहरुख खान भी लगाई, कॉन्फिडेंस आ गई अंदर से। मैं क्रीम लगा के लड़की के पास जा रहा हूँ, अब वो मुझे देख रही है, उसे कुछ फर्क ही महसूस नहीं हो रहा मेरे रंग में, तो हो भी रहा होगा तो शी डजंट बॉदर। फिर मैंने कहा यार चक्कर, कुछ तो चक्कर है, मुझ से ये झूठ तो नहीं बोल सकते इतने बड़े बड़े लोग। फिर मैंने एक होर्डिंग लगा देखा, मैं कचौड़ी खा रहा था एक जगह पे, वहां पे होर्डिंग लगा हुआ था, वहां पे लिखा था क्लीन शेव बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। भाई मतलब जो दाढ़ी रख रहे इसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या भाई दाढ़ी वो कह रहे हैं क्लीन शेव से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो दाढ़ी रखते बताओ। क्लीन शेव से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर एक लड़की की हाइट कम है, वो लड़की के साथ मैं कहीं भी पार्टी में जाती थी, मेरे मन में बहुत ही हीन भावना पैदा होती थी, सब लोग मुझे ऐसे बोली। मैंने ऊंची हील्स की सैंडल भी पहनी, मैंने ये किया, मैंने वो भी किया, लेकिन मेरे को रिश्ते वाले देखने वाले आते थे, वो भी मुझे मना करके चले जाते थे, मम्मी को बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन जब से मैंने पाउडर खाना शुरू किया, मेरी लंबाई और 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। You are same Rita, come on. Yes. हाइट बढ़ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे हाइट कम है, आपकी कम लग फिर एक मोटा आदमी दिखा देंगे। मोटा आदमी ऐसे खड़ा हुआ, उसका एक बटन यहाँ से तो मुझे बहुत ही गंदा लगता था। लड़कियां मुझे मोटा कहती थी, बच्चे मेरे ऊपर जॉब्स करते थे। मैं बहुत जिम में गया, मैंने बहुत पसीना बहाया, मैंने बहुत पुशअप मारे, मैंने बहुत वर्कआउट किया। अरे बटन ही लेकिन जब से मैंने ये न्यूट्रिस्लिम पाउडर खाना शुरू किया है, अब देखिए उसकी मसल दिख रही है। मुझे लगा looks are so important in life,
कि अगर हमारे लुक्स खराब होंगे, अगर मेरी नाक मोटी होगी, मेरे बाल उड़ जाएंगे, मेरा पेट बाहर निकला होगा और मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का नहीं हूं और मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूं, तो मेरे कॉन्फिडेंस की बात लगेगी। मैं बेकार, शुड आई कमिट सुसाइड, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं क्लास में खड़े होकर बोल नहीं सकता, मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। आर लुक सो इम्पोर्टेंट, मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो मेरे को लोग चश्मिश कहते हैं, मुझे वो सर्जरी करा के, वो लेजर सर्जरी करा के फिर अपनी फोटो क्लिक करने के लिए। और ये फेसबुक को देखो, सब पता नहीं इतनी गंदी गंदी शक्ल की लड़कियां और इतनी गंदी गंदी शक्ल के लड़के, पता नहीं कहां से एडिट करके वहां डालते हैं। जानता हूं तेरे सारे जो छेद हो रखे थे कहां गए? वहां लोग कमेंट कर रहे हैं, वंडरफुल, वाओ, ब्यूटीफुल, नाइस पिक। तो अगर उनके पिक को कोई नाइस नहीं बोलेगा, अगर आपकी पिक पोस्ट की आपने, वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। आप हर 15 मिनट में चेक करोगे खोल खोल के कि कितने लाइक्स हुए, और नहीं हुए तो दूसरी क्लिक करके उसे और बढ़िया ऐप ढूंढो, उसे और अच्छे से एडिट करके पिक पोस्ट करेंगे। Is your confidence dependent upon Facebook likes? Is your confidence dependent upon how you look? Is your confidence dependent upon what is your weight? Is your confidence dependent upon what is your height? Is this the way we try to generate confidence in our lives? फिर मुझे समझ में आया, मेरा एक दोस्त आया बढ़िया सी एसयूवी लेके, मेरी एक्सेंट के बराबर में खड़ी करी, स्टाइल से गार्ड खोली, रोलेक्स वॉच को यूं घुमाया, गोल्ड की चेन यूं करी। मैंने कहा भाई ना तो मेरे पास रोलेक्स वॉच है ना गोल्ड की चेन है और ना ही इतनी शानदार गाड़ी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, झूठ क्यों बोल रहे हो, आता है पैसे से। मैं ये नहीं कहता, लुक से भी कॉन्फिडेंस आता है, मैं ये भी नहीं कहता कि लुक से कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन वो लुक से आया हुआ कॉन्फिडेंस कितनी देर टिकने वाला है। यानी कि अगर आप बुरे हो जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लुक से चलेगा। वो पैसे से जो कॉन्फिडेंस आया है, उस पैसे के कॉन्फिडेंस से गले में मोटी सोने की चेन पहनने से, जेब में बहुत सारे अमीर और रिच लोगों को जानता हूं जिनमें कॉन्फिडेंस का सीन ही नहीं है, जिनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आइए प्लीज वॉक इन कॉन्फिडेंटली इनसाइड, लेट मी गिव देम अ बिग हैंड। तो जो सोचते हैं कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, जाते हैं ना हम शॉपिंग करने, मुझे लगता है ये कौन सा ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है, मुफ्ती का ब्रांड है, वाह, ये कौन से शूज है, रिबॉक के शूज है, ये कौन से शूज, सर ये भी रिबॉक है पर ये नकली है, ये ले लो आप। अब मैं पहन तो लूं लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये नकली है, ये ब्रांडेड नहीं है, ये जो मैंने ड्रेस ले ली ये किसी अच्छे ब्रांड की नहीं है, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ये हैरानी हुई अपने आप में कि क्या मेरा कॉन्फिडेंस, क्या सुबोध गुप्ता का कॉन्फिडेंस उस चीज पे आधारित है कि मैंने किस ब्रांड का कपड़ा पहना है और किस ब्रांड के शूज पहने और किस ब्रांड की वॉच पहनी है और किस ब्रांड की गाड़ी मेरे पास है। यानी कि अगर मेरे पास अच्छी ब्रांड का शू, अच्छी ब्रांड का शर्ट नहीं है तो मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जिंदगी में, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन सब लोगों को मर जाना चाहिए जिनके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आर वी टेलिंग दिस? आर यू स्टिल विद मी? आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप ये जानना चाहते हैं ना इन सब बातों के बावजूद भी कि मैं कहां पे लेके जाऊंगा, कि कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, आज ये बता के जाऊंगा। और ये मैंने सीखा है और आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे में बता के जाऊंगा। मैंने 40 साल में सीखा है। 2 साल बचपन के काट दिए तो मुझे पता नहीं था। अब और कहां से आता है कॉन्फिडेंस? कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस क्वालिफिकेशन से आता है ना, क्वालिफिकेशन से कॉन्फिडेंस। पर मैं अफसोस की बात है, मैं इससे भी एग्री नहीं करता।
अगर कॉन्फिडेंस क्वालिफिकेशन से आता तो जितने भी लोगों ने हिंदुस्तान में एमसीए किया है वो सब कॉन्फिडेंट होते हैं। पर मैं तो इतने एमसीए से मिलता हूँ, 10 से मिलता हूँ तो एक कॉन्फिडेंट होता है, 9 का बाजा बजा होता है। मैं तो इतने सारे एमबीए से मिलता हूँ, अंडर ग्रेजुएट ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उससे बात करने में। मैं इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं एज ए पर्सन तो मुझे दिखता है कि इस इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। तो क्वालिफिकेशन हो सकता है जिस फील्ड की आप गेन कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड कॉन्फिडेंस दे दे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस दे देगी। और कहां से आ सकता है? पर्सनैलिटी क्लासेस। पर्सनैलिटी क्लासेस कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। पर्सनैलिटी क्लासेस में चला गया 2-3 में, मैंने कहा ये बढ़ाएंगे मेरा कॉन्फिडेंस, मैं यहाँ जाता हूँ। जब मैं वहाँ गया पर्सनैलिटी क्लासेस में तो उन्होंने कहा सर इंग्लिश बोलनी आती है आपको? मैंने भाई थोड़ी थोड़ी आती है। कह रहे हम आपको पहले तो इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। मैंने कहा अच्छा। कह रहे फिर? मैंने कहा और क्या सिखाओगे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े? कह रहे और हम आपको ग्रूमिंग सेंस सिखाएंगे, कपड़े कैसे पहनते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हा? और किसी 5 स्टार में चले जाओ तो खाना कैसे खाना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने कहा ये कैसी पर्सनैलिटी क्लासेस हैं जो कहती है कि इंग्लिश बोलने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कहती है कि खाना कैसे खाना है, कांटा छुरी उठा के ये आता है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। ये कैसी पर्सनैलिटी क्लासेस है? इससे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आ जाएगा? और जब मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी और जब मुझे इंग्लिश बोलनी आती है उससे मेरे ओवरऑल कॉन्फिडेंस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि किसी बातचीत में कैन बी क्लैप फॉर हिम, तुम बड़े ही लो कॉन्फिडेंस के साथ तालियां बजाते हो। आपको लग रहा होगा ये सब उल्टी उल्टी बातें हमें बता रहा है। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? मैं बता रहा हूं उल्टी उल्टी बातें, मेरा सेशन ही आज उल्टी बातें बताने का है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है ना? आता है एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस। अगर एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है तो जितने भी बुड्ढे हैं वो सब ओवर कॉन्फिडेंट और सब जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके बजाय तुम्हारे। लेकिन मैं तो देखता हूं कि बुड्ढों से ज्यादा कॉन्फिडेंस जवानों में है और जवानों से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो बच्चे में है। तो एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता तो बच्चे की तो वाट लग गई थी वहां पे, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो तो मुंह खोलेगा कुत्ते में और मुझे डाल देगा अंदर। कॉन्फिडेंस है उसका पूरा, मुंह उखाड़ दो क्या उखाड़ना है ना? तो एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बैकअप से कॉन्फिडेंस आता है, सपोर्ट, इसके पीछे कौन खड़ा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपके पीछे खड़ा है अगर वो आपके पीछे खड़ा नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, है ना? तो आपने और मैंने आज तक जो कॉन्फिडेंस कहां से आता है ये बातें सुनी थी कि एक्सपीरियंस से आता है, स्किल से आता है, क्वालिफिकेशन से आता है, पैसे से आता है, गोरा दिखने से आता है, लंबा दिखने से आता है, स्लिम दिखने से आता है। ये सब चीजें लाइफ में परमानेंटली ठहरने वाली नहीं है और इनके थ्रू जो कॉन्फिडेंस आया था तो जैसे आया था वैसे ही जा भी सकता है। मुझे एक दोस्त ने बताया कि 2 पैग मार कॉन्फिडेंस आएगा, 1 पैग आ गया। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो बड़ी बड़ी ऐड भी दिखाते हैं। और उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास राज शिखर, रजनीगंधा या वो कोई शानदार पान मसाला है तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम देखो कि बड़ी बड़ी डील करते हैं पान मसाला, तो वो बड़े लोग होते हैं। तो मैंने कहा भाई ये पान मसाला तो यार खाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, ये तो खेड़ा काम से थोड़ा है। ये पहले वाला आइडिया में ट्राई कर लेता, वो ये 10 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसके प्लस माइनस बताऊंगा। तो मेरे को ना बचपन से ही कुत्तों से बड़ा डर लगता है। मेरे को
बचपन में कुत्ते ने काट दिया था, तब से जब भी मुझे कोई कुत्ता घूरता है मुझे लगता है ये उछलेगा और तेरी टांग पकड़ लेगा और फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो मेरी सोसाइटी में एक कुत्ता है, आवारा कुत्ता, जो बाहर बैठा रहता है। तो जब भी मैं मॉर्निंग वॉक करने आऊं वो मुझे देखता है, और जब भी वो मुझे देखता है तो मुझे अंदर से घबराहट होती है, मुझे लगता है ये मुझे काट देगा, क्योंकि मेरे मन में बचपन से ही कुत्तों का डर बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा आज तो ना ये 2 पैक इसी पे ट्राई करना। तो मैंने 2 पैक लिए और मुझे हो गया शुरू, और फिर मैं थोड़ा हो गया शाम को, नशे में तो खाई। मैं गेट पे पहुंचा अपनी सोसाइटी के, कुत्ता वहां बैठा था और मैं दूर से ही सोचता रहा था आज तो मतलब दे दूंगा मैं इसको अगर इसने मुझे बोला। तो मैं पास आया, कुत्ते ने मुझे देखा, मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता मुझे देख रहा है, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, लेकिन मैं डर के पीछे नहीं हट रहा। मैं ऐसे खड़ा हूँ और जैसे कुत्ता मुझे देख रहा है मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं देख रहा, कुत्ते को देख रहा हूँ, मतलब मुझे कहीं तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं हटा नहीं। अंत में कुत्ते ने अपनी नजर फेर ली और मैं बड़ा खुश हुआ। मतलब मुझे लगा भाई पता नहीं मुझे कोई जमीन जायदाद हासिल हो गई, जिंदगी की इतनी बड़ी फतह मैंने कर ली कि वो जो कुत्ता जिसको रोज देख के मैं बच के निकलता था और अपनी नजरें छुपा लेता था, आज उस कुत्ते ने मेरे से डर के अपनी नजरें छुपा ली। लेकिन रात को शराब का नशा कर गया, सुबह हो गई, सुबह कुत्ता को मॉर्निंग वॉक को जॉगिंग के लिए जाना था, कुत्ता वहीं पे था, शराब का नशा दिल में नहीं था। कुत्ते ने मुझे देखा, मैंने कुत्ते को देखा, मैंने कहा भाई गेट ही दूसरा कर देते हैं, यहाँ से जाते ही। क्यों, क्या हुआ कॉन्फिडेंस का? क्या हुआ जो शराब से कॉन्फिडेंस आया था, उस कॉन्फिडेंस का रात रात में कॉन्फिडेंस उतर गया। जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी गया। तो जो लोग चाहते हैं कि आज सेशन होगा कॉन्फिडेंस का, आज 1 घंटे में हम सीख जाएंगे कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, तो याद रखना जो जो इस 1 घंटे में सीख जाएगा कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, वो कॉन्फिडेंस अगले 1 घंटे बाद बाहर भी निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल सेशन, कोई भी इंस्पिरेशनल सेशन, कोई भी जोरदार भाषणबाजी, जैसे मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला के आपको भाषण दे रहा हूं, वो शमशान घाट इफेक्ट की तरह होती है। आप सोचते हो बार बार शमशान घाट पे आ जाता है, मुझे बड़ा प्यारा लगती है पूरी। वो इसलिए प्यारी लगती है कि मैं गया शमशान घाट में, मेरे एक व्यक्ति से मुझे 750 रुपए लेने थे, बोला मैं बाद में दूंगा, पहले किसी का वहां हो गया ऐसा, हम वहां चलते हैं। मैं चला गया। अब जब हम चले गए, वो चिता पे लकड़ियां रख रहे हैं, लाश है, लोग रो रहे हैं, तो मैं उन्हें देख रहा हूं। अब मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि यार इंसान एक दिन तो मर ही जाता है। देखो ये भी कोई ज्यादा उम्र का तो है नहीं, 26-27 साल का था, ये भी मर गया। और इंसान पूरी जिंदगी ये कहता रहता है हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मेरा ये, मेरा वो, मेरा ईगो, मेरा सम्मान, मेरी पोजीशन, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मैं, क्या फायदा। अब चिता जल रही है और मेरे मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि सन्यास ही ले लेना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए मोह माया की दुनिया। अब चिता जब तक जल रही है तब तक ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। चिता जल गई, मैं बाहर आया, जूम से गाड़ी निकली, मैं दुनिया में आया, मैंने कहा भाई वो 750 रुपये दे देते। जब तक मैं अंदर था मुझे लग रहा था ये दुनिया ही बेकार है, ये मोह माया, बंगला, गाड़ी सब बेकार है। लेकिन जैसे ही मैं 1 घंटे बाद बाहर आया तो मैंने कहा भाई मेरे 750 रुपये तो दे दे। तो जिस तरह शमशान घाट में हम होते हैं उस समय वहां इफेक्ट होता है, लेकिन वो इफेक्ट जैसे ही बाहर आते हैं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह कुछ मोटिवेशनल सेशंस, कुछ यूट्यूब स्पीकर्स आपको उस अवस्था में ले जा सकते हैं कि जहां पे उस समय आपको ऐसा लगे कि वाह हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। लेकिन जैसे ही पहली घटना का सामना होएगा जहां पे कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, वहीं पे कॉन्फिडेंस की हवा सो के निकल जाएगी। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिससे तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाए, पर ऐसा जरूर बता के जाऊंगा जिससे जो कॉन्फिडेंस आए वो लॉन्ग टर्म सस्टेन रहे। ठीक है, अब मैं आपको पहले थ्योरेटिकल फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे कॉन्फिडेंस आता है और हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। और क्योंकि वो थ्योरी है, थ्योरी से मुझे कोई विशेष प्रेम नहीं है, उस
उसके बाद हम प्रैक्टिकल से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है जिससे कॉन्फिडेंस आता है और हमेशा रहता है। तो आप जानना चाहते हैं ना कि वो फॉर्मूला क्या है जिससे कॉन्फिडेंस आता है? जो सबसे फिजिकली स्ट्रोंग लड़का है वो एक बार यहाँ पे आए। जो इस हॉल में सबसे फिजिकली स्ट्रोंग है वो यहाँ पे आ जाए। अरे बताओ ना, कौन है? मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं कमजोर होता तो भी आया। तालियां बजाओ। ऐसे ही अब एक लड़का कोई भी साधारण सा जिसकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती हो, ये पहले ही तैयार बैठा था, पिछली बार रह गया। आराम से आपका नाम? मिथिलेश नाम है। आप बताओ क्या हुआ? कैरेक्टर नहीं, आप इनके बिलीफ है। बिलीफ क्या होता है? क्या होता है बिलीफ? बिलीफ वो होता है जो हमारी पुख्ता मान्यता है। पुख्ता मान्यता मतलब टफ हो गया, ये भी इंग्लिश से भी टफ हो गया। कि हमारे अंदर बिलीफ है कि हम ये काम नहीं कर सकते, मैं डांसर नहीं बन सकता, मैं हीरो नहीं बन सकता, मैं CEO नहीं बन सकती किसी कंपनी की, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं दिख सकता, मेरी शादी खूबसूरत लड़की से नहीं हो सकती, जैसा कि मिथिलेश सोच रहा है। ये हंस दिया, इसे कंफर्म कर रहा है, ये ऐसा सोच रहा है। ठीक है, अब कोई भी एक लड़की आ जाए, वॉलंटियर एनी वॉलंटियर, अरे कॉन्फिडेंस पे सेशन है, बताओ कॉन्फिडेंस के बारे में। एनी फीमेल वॉलंटियर प्लीज कम फॉरवर्ड, नहीं तो मैं जिस पे हाथ लगा दूं उसको आना ही पड़ेगा। जल्दी आगे। कोई सब ऐसे बैठे डर के मारे। ठीक है, आप प्लीज लेट मी क्लैप फॉर हर। आप समझने की कोशिश करना, ये समझा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज तक किसी ने ऐसा समझाया नहीं है, और मैंने भी आज तक किसी सेशन और किसी सेमिनार में समझाया नहीं है। और जो मजाक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पिछले 40 साल में सीखा है मैंने, ठोकरें खा के। तो जिसको समझना है वो सीरियसली समझ ले, और जिसे नहीं समझना है उसको ठोकरें खा के अपने आप कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अब मिथिलेश एक रोल प्ले करते हैं। मान लो उस लड़की का नाम सपना, तो सपना से शादी करना तुम्हारा सपना। तो मिथिलेश एक एवरेज लुकिंग गाय है ना, इज एवरेज लुकिंग पर्सन, एवरेज लुकिंग, ही बिलीव्स ही इज एन एवरेज लुकिंग पर्सन, लेकिन उसको एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम सपना है, और वो सपना से शादी करना चाहता है। लेकिन बीच में ये भाई साहब खड़े। ये भाई साहब का नाम क्या है? बिलीफ। कौन है ये? बिलीफ है ये, बिलीफ। हमारे बिलीफ बहुत मजबूत होते हैं, हमारे बिलीफ कच्चे नहीं होते हैं। हमारे बिलीफ कि मैं ये काम नहीं कर सकता बड़ा स्ट्रोंग होता है। हमारा बिलीफ कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ बड़ा स्ट्रोंग होता है। हमारा बिलीफ कि मैं स्टेज पे खड़े होके नहीं आ सकती बड़ा स्ट्रोंग होता है। उन बिलीफ को चैलेंज करना आसान काम नहीं है। ये बिलीफ है, ये बिलीफ है। किसके बिलीफ है ये मिथिलेश का बिलीफ है। और अब तुम्हें करना ये है कि तुम बिलीफ हो उसका, इसका बिलीफ क्या है अपने बारे में, क्या करना है?
ये अब तुम बोलो तुम्हें क्या करना है, इसके मन में क्या विचार आया, क्या विचार आया? तुम्हें इसे नहीं हटाना, तुम्हें तो सपना से शादी करनी है। और विवेक के मन में क्या विचार आ रहा है? इसको वहां बोल देना ये इस लायक ही नहीं है। तुम्हें कहां से, तुमने पहली बार भी सपना की बजाय वो अनीता से शादी करने की सोची थी तब हो गई थी क्या? उससे पहले रोहिणी से शादी करने की सोची थी तब हो गई थी क्या? अब कैसे हो जाएगी? वो कैसे हो जाएगी? सारा बिलीफ हमें धमकाता है, मजाक की बात नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं डांस करूंगा, मैं डांसर बन सकता हूं, तो मेरा बिलीफ कहता है याद नहीं जब शादी में घोड़ी के आगे नाच रहा था, नागिन डांस कर रहा था, तुम करोगे, डांसर बनोगे तुम। अरे मैं महान स्पीकर बनना चाहता हूँ। अरे याद नहीं कितने यूट्यूब के वीडियो चुरा चुरा के बताए थे, तो अगली बार उस लड़की ने पकड़ लिया था, सर ये तो चोरी का मटेरियल है। तुम कहां से स्पीकर बनोगे? हमारे बिलीफ, हमारे अपोजिट हमेशा बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं या नहीं बोलते? ये बिलीफ है, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। हम कमजोर से हैं, सपना से शादी करेंगे। जैसे ये बिलीफ जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है हमारा, हमें धमकाता है, तो हमारी जो सेल्फ इंप्रेशन है अपने बारे में, और वो सेल्फ इंप्रेशन इसका अपने बारे में क्या था कि मैं एवरेज लुकिंग हूं, और सपना इसे ब्यूटीफुल गर्ल। मेरा माइक तो सेल्फ इंप्रेशन क्या था कि आई एम एन एवरेज लुकिंग गाय एंड सपना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेल्फ इंप्रेशन कैसे बना? ये सेल्फ इंप्रेशन कुछ तो आप लोगों ने बनाया कि भाई ये तू इतना सुंदर तो है नहीं, ठीक है, बुरा भी नहीं है, नेचर का बहुत बढ़िया बंदा। इसको समझ में क्या आया कि मैं नेचर का तो बहुत बढ़िया हूं, लेकिन वैसे मैं इतना कोई स्मार्ट लड़का नहीं हूं जितना वो रिजेक्शन हुआ। अरे उससे मैं मर गई। तो ये सेल्फ इंप्रेशन कौन बनाता है? हम अपने बारे में, हम आज तक जो हम कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रहे थे ना। फेसबुक पे इंप्रेशन जमाओ, अच्छे कपड़े पहन के इंप्रेशन जमाओ, रोलेक्स की वॉच पहन के इंप्रेशन जमाओ, शानदार गाड़ी खोल के इंप्रेशन जमाओ, पाइप्स बना के इंप्रेशन जमाओ, बाल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट करा के नकली बाल उगा के इंप्रेशन जमाओ, हाइट बढ़ा के इंप्रेशन जमाओ, पेट अंदर करके इंप्रेशन जमाओ। इंप्रेशन मैनेजमेंट ही तो कर रहे थे ना। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट करते करते ये क्यों भूल गए कि सेल्फ इंप्रेशन मैनेजमेंट का तो वाट लग गई। सेल्फ इंप्रेशन का क्या हुआ? सेल्फ इंप्रेशन ये कह रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूं और मेरी सुंदर लड़की से शादी नहीं हो सकती। सेल्फ इंप्रेशन ये कह रहा है मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त ये मानते हैं कि ये एवरेज लुकिंग गाय है, और ये भी मानना शुरू कर चुका है कि आई एम एन एवरेज लुकिंग गाय और मेरे को एक बहुत खूबसूरत लड़की से मेरी शादी नहीं हो सकती। ये सेल्फ इंप्रेशन है, और ये बिलीफ है जो इसको इसकी औकात बताता रहता है। ऐसा होता है ना। तो जब बिलीफ इसे धमकाता है तो जो इसका सेल्फ इंप्रेशन है अपने बारे में क्या हो जाता है? और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, और बौना हो जाता है, और छोटा हो जाता है। अब विचार, इसके मन में विचार आया था ना, आप सब मेरे साथ है ना? इसके मन में विचार आया था मैं इससे शादी करूं। थॉट्स वांट टू गेट कन्वर्टेड इनटू एक्शंस। विचार और शादी के बीच में ये इसका ख्वाब है, ये सपना है, वो उसका विचार आया था। बीच में क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ। पापा से मिलना पड़ेगा, लड़की को मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, गिफ्ट देनी पड़ेगी, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन बिलीफ ने, और जो इसकी सेल्फ इमेज है, यानी कि मैं सेल्फ इमेज हूं इसकी, हम दोनों ने इसको मिल के बोला, विचार आया, पहले इससे टकराया, फिर मेरे से टकराया, और बाद में रिजल्ट निकला। और वो रिजल्ट ये 15% चांसेस है। कितने चांसेस हैं? 15%। इसके मन में विचार है मैं इसे शादी कर लूं, तो इसी के बिलीफ ने और इसी की सेल्फ इंप्रेशन ने इसको रिजल्ट निकाल के दिया मन में कि कितने चांस है? 15%। अब ये जो भी एक्शन करेगा, लेगा उससे शादी करने के, जो भी एक्शन लेगा उसमें कॉन्फिडेंस फैक्टर कितना रहेगा? कितना करेगा? 15% रहेगा ना।
तो अगर आप 15% कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी एक्शन लोगे तो उसका रिजल्ट क्या आपके फेवर में आएगा? पहली बात तो वो आएगा नहीं। सपना से तेरी शादी हो सकती नहीं, क्योंकि 15% ही कॉन्फिडेंस है और सेल्फ इंप्रेशन है और बिलीफ है। और अगर गलती से हो भी गई कि तुमने कोई पीपल पे पेड़ पे धागा मार के काले कुत्ते को कोई रोटी खिला दी और चले भी गरीबों में बांट दी, तो वो तुमसे टिकेगी नहीं, तुम्हारा सलाह देगा। तो सीपीयू क्या होता है? क्या होता है सीपीयू? बोलो ना यार। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आज उल्टी उल्टी बातें ही करके जाऊंगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन सीपीयू मेरे दिमाग में भी फिट है और आपके दिमाग में भी फिट है और उसके दिमाग में फिट है और डॉक्टर सरिता कौशिक के दिमाग में भी फिट है। और सीपीयू का मतलब है कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग यूनिट जैसे सिस्टम के अंदर होती है हमारे अंदर भी होती है। और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा बिलीफ उस चीज के बारे में, और दूसरा कंपोनेंट होता है सेल्फ इंप्रेशन। हमारा अपने बारे में क्या सोचना है, अपनी औकात हमें पता होती है ना, हमारी अंदर से अपनी औकात क्या है उस चीज के बारे में ये हमें पता होती है। ये दो उसके कंपोनेंट होते हैं। तो जब भी आपके मन में विचार आता है मैं कोई बहुत अच्छी सी जॉब हासिल कर लूं, मैं बहुत अच्छी सी कंपनी में सीईओ बन जाऊं, तो वो ड्रीम है। आपके मन में ऐसा थॉट आया कि मैं सीईओ बन जाऊं, लेकिन वो थॉट आपके बिलीफ से टकराएगा और आपका बिलीफ आपको बताएगा कि तेरे खानदान में बनेगा कोई आज तक सीईओ, तो तू बन जाएगा। आपको लगेगा भाई खानदान में तो कोई नहीं बना, मैं डीन बनना चाहता हूं। अरे तुम्हारे खानदान में किसी ने ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ाई करी है, तुम डीन बनना चाहता है। बिलीफ से टकराएगा। सेल्फ इंप्रेशन ये है कि नहीं बन सकता, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। और वो जो ऑब्जेक्टिव आपने सोचा था, वो ड्रीम सोचा था, अगर आप उसका एक्शन लोगे भी, इंटरव्यू देने जाओगे भी, तो तमाम एमसीए की डिग्री में फर्स्ट आने के बावजूद भी और हाईएस्ट मार्क्स आने के बावजूद भी आपका बिलीफ अगर उस चीज के अगेंस्ट है और अगर आपका सेल्फ इंप्रेशन उस चीज के बारे में कमजोर है, तो आप सारे आंसर्स का जवाब ठीक दे देना इंटरव्यूअर को। अंत में वो बोलेगा सॉरी सर, यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। और तुम बाहर आके उसे पिन मारो, यार जवाब तो तूने भी यही दिए थे, जवाब मैंने भी यही दिए थे, क्वेश्चन उसने भी तेरे से पूछे, क्वेश्चन उसने मेरे से भी यही पूछे, जवाब मैंने भी यही दिए, जवाब तूने भी यही दिए, तू शॉर्टलिस्ट हो गया, तू बड़ा लकी है यार, मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अरे तुम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, क्योंकि क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए शॉर्टलिस्ट? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ भी 1 इंच भी फालतू मिलने वाला नहीं है और कम मिलने वाला नहीं है। उस परसेंटेज से जो तुम्हारे सीपीयू ने, तुम्हारे कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग यूनिट ने रिजल्ट निकाल के तुम्हारे हाथ में थमाया है, और गलती से, तुक्के से, लक से ऐसी कोई चीज कभी तुम्हें मिल भी गई तो वो ज्यादा टाइम तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी नहीं और वापस। मैं जब 16-17 साल का था, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे डाउन था, किन किन एरिया में डाउन था, वो मैंने कैसे अप किया। जब मैं 16-17 साल का था, मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ और एक टाउन, एक जिला है, आपने नाम सुना होगा, जींद जिला। जींद का नाम सुने किसी ने? सब नहीं सुना? अच्छा, तो मैं थोड़ी बहुत हरियाणा में बोल सकता हूँ। तो मैं 17-18 साल मेरी उम्र थी और मेरे अंदर ना बड़ा ही कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता। ये कब की बात बता रहा हूँ, आज मत समझ लेना ऐसा। तो मुझे लगता था मैं लड़कियों से, मैं ऑपोजिट सेक्स से बात नहीं कर सकता। अब मैं क्यों नहीं कर सकता बात उनसे? तो मुझे जो लोग बात करते हुए दिखाई देते थे, एक तो उन्होंने जीन्स पहनी होती थी और मेरा बाप मुझे कहता था भाई ये नीले रंग की बोरी पहनने नहीं। मेरे फादर को बड़ी सख्त नफरत थी जीन्स से। दूसरा मुझे लगता था वो चिंगम खाते थे, बड़े चिंगम खा के स्टाइल से, मैं चिंगम भी नहीं खाता था, मुझे लगता था ये क्या चबाते रहते हैं। तीसरा वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते थे, मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाता था।
तो मेरा बिलीफ ये बन गया था कि जो लड़के जीन्स पहनते और इंग्लिश बोलते हैं और जिनके पास बाइक होती है, अपोजिट सेक्स यानी लड़कियां, उनकी ही फ्रेंड बनती है और मैं उनसे बात नहीं कर सकता। ऐसा मेरे मन में फियर था। मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लो था अपोजिट सेक्स से बात करने का। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि ये किसका बिलीफ है। ये मेरा बिलीफ था ना कि ऐसा करने से ही ये लड़की मेरी फ्रेंड बनेगी, ये मेरा बिलीफ था। मैंने अपोजिट एविडेंस को चेक करना शुरू किया। अपोजिट एविडेंस का मतलब है कि मैंने ये देखना शुरू किया कि क्या दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो जीन्स नहीं पहनते हैं और जो च्युइंगम नहीं खाते और इंग्लिश नहीं बोलते हैं, क्या उनकी भी लड़कियां फ्रेंड है? तो उनकी भी लड़कियां फ्रेंड होती है। मेरा दूसरा बिलीफ ये था जो कि मैं स्टेज फियर था। मैं ग्रेजुएशन तक कभी भी किसी स्टेज पे जैसे खड़े होकर आज बात कर रहा हूँ, मैं वैसे कभी भी बात नहीं करता था। मैं वहां बैठ के सुनता रहता था और मुझे कोई कहता था सर आप आइए या आप आइए यहाँ पे 2 लाइनें बोल दीजिए, तो मेरी टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी, मेरे होंठ नर्वस होने शुरू हो जाते थे और मुझे समझ में ही नहीं आता था मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरा बिलीफ ये था कि स्टेज पे सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है। स्टेज पे सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज हैं। स्टेज पे वही लोग बोल सकते हैं जो किसी अच्छे पावर और पोजीशन पे बैठे हैं। और मेरे उस बिलीफ के कारण मैं कभी भी स्टेज पे बोल नहीं पाया। लेकिन आज मैं स्टेज पे बोलता हूँ और मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने अपने बिलीफ को चैलेंज किया और उस सेल्फ इंप्रेशन को चैलेंज किया जो कि मैंने बना लिया था अपने बारे में। आपके नेगेटिव बिलीफ क्या है? आप समझ में आए? मैं एग्जांपल दे रहा था आपका कोई नेगेटिव बिलीफ है अपने बारे में कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? जिंदगी में जो बिलीफ आप बनाएंगे और जो सेल्फ इंप्रेशन अपने बारे में आप बनाएंगे, उन्हीं बिलीफ और उन्हीं सेल्फ इंप्रेशन से आपकी जिंदगी आगे चलने वाली है। अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है और आपका सेल्फ इंप्रेशन नेगेटिव है तो आप जो मर्जी क्वालिफिकेशन हासिल कर लें, जो मर्जी आप स्किल गेन कर लें, जितने मर्जी आप दिख लें, अगर आप बोलेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बोलो डेली कि पॉजिटिव सोचो, मैं अच्छा हूं। एक आदमी अपने आप को खराब समझता है और मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो जैसे ही मैं शीशे के सामने खड़ा होकर कहता हूं ना मैं बहुत अच्छा हूं, पता है क्या आवाज आती है अंदर से? झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैंने सुना कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, तो उसने कहा हर रोज अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करो कि नहीं मैं ये कर सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं मैं ये कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? झूठ है। अब बाहर से मैं कह रहा हूं मैं ये कर सकता हूं, बाहर से मैं कह रहा हूं मैं कॉन्फिडेंट हूं, बाहर से मैं कह रहा हूं कि टारगेट मैं कर दूंगा, बाहर से मैं कुछ भी कह रहा हूं। अपने आप से अगर मैं झूठ बोलता रहूंगा तो मेरा अंदर मुझे बताता रहेगा, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर सीपीयू है और सीपीयू कॉन्फिडेंस प्रोसेसिंग यूनिट है और उसके अंदर बिलीफ है और बिलीफ के अंदर सेल्फ इंप्रेशन है और बिलीफ को चेंज करने का फॉर्मूला बता के हम ये सेमिनार क्लोज करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया ना कि बिलीफ और सेल्फ इंप्रेशन से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, पर ये बिलीफ चेंज कैसे होता है? ये बिलीफ चेंज कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बोरा निकालूंगा, उसमें से क्या तो निकलेगा, वो यूं घूर के देखेगा, आपकी तरफ देखेगा, ऐसी जल्दी से हाथ फेरेगा, बिलीफ चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है। लेकिन बिलीफ चेंज करने में सबसे पहला मेथड ये है कि कलेक्ट ऑपोजिट एविडेंस। कलेक्ट ऑपोजिट एविडेंस का मतलब है अपना बिलीफ जो है उसका ऑपोजिट एविडेंस कलेक्ट करो। और सरल भाषा में समझाता हूँ। मेरा बिलीफ ये था कि शराब पिए बिना डांस नहीं हो सकता, तो मैंने ऑपोजिट एविडेंस यानी ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना और देखना शुरू किया जो बिना शराब पिए भी अच्छा डांस कर रहे थे। आप समझे मैंने क्या कहा? मेरा बिलीफ क्या था कि शराब के बिना डांस नहीं हो सकता। मुझे बिलीफ चेंज करना था, तो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपका बिलीफ है उसके अपोजिट एविडेंस पे फोकस करो कि क्या आपको ऐसा और जगह दिख रहा है, उसका अपोजिट दिख रहा है। उसका अपोजिट क्या मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं
जो कि शराब नहीं पीते हैं, दे आर एंजॉइंग देयर डांस एंड दे आर गुड डांसर्स एंड दे आर रियली हैप्पी व्हाइल दे आर डांसिंग एंड दे आर नॉट ड्रंक। उन्होंने तो शराब नहीं पी है। इसका मतलब मेरा ये बिलीफ कि शराब पीते ही डांस हो सकता है, ये तो गलत है ना। तो आपने पहला काम क्या किया, आपने बिलीफ को क्या किया, चैलेंज किया। तुमका पावरफुल हो, तुम तो कर सकते हो चैलेंज, तुम्हारी तो मुझे भी सुल्तान से मिलती। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने बिलीफ को चैलेंज कैसे करेंगे, जो भी आपका बिलीफ है उसके अपोजिट एविडेंस ढूंढेंगे। तो मैंने एविडेंस क्या ढूंढा कि वो कौन से लोग हैं जो बिना ड्रिंक किए भी शराब, बिना ड्रिंक किए भी डांस करते हैं। मैंने एविडेंस ढूंढा। जैसे ही मैंने ये एविडेंस ढूंढा तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई जो तेरा बिलीफ है ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है, ये तेरा बिलीफ है। इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, it's my own perception, it's my own belief which is probably not true, है ना। जैसे ही अब मैंने सोचा, अपने बिलीफ को चैलेंज किया, तो मेरे मन में ना दूसरी घटना घटी, और वो घटना ये थी कि मेरे मन में अनकंफर्टेबल फीलिंग आई। क्या हुआ, अपने बिलीफ को आप चैलेंज करोगे, जो पुख्ता बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो आपके मन में क्या आएगा, अनकंफर्टेबल फीलिंग। बताऊं कैसे आएगी। मान लो मिथिलेश कहता था नहीं मैं एवरेज लुकिंग गाय हूं। मान लो ये खड़ा होकर मैं इसे बोलूं कि यहाँ पे स्पीच दो कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं और कैसे मैं इस रूम का सबसे हैंडसम लड़का हूं। तो इसका बिलीफ ये कि सबसे हैंडसम लड़का नहीं, इसका बिलीफ है। तो जब मैं इसे बोलूंगा कि इसके अपोजिट तुम स्पीच दो या अपने मन को चैलेंज करो, तो भले ये मानता नहीं हो कि मैं हैंडसम हूं, थोड़ा बहुत मान भी, तो इसके मन में अनकंफर्टेबल फीलिंग है। इसको लगेगा कि मैं अपने बिलीफ को चैलेंज कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल, है ना। आप कोई अपना बिलीफ सोचो मन में, आप सोचो उस बिलीफ के अपोजिट आप क्या एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे सपना से शादी करनी थी तो मेरा बिलीव ये था कि मैं एवरेज लुकिंग हूँ नेचर में, बट मेरा ये पता था कि मेरा नेचर अच्छा है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी गली में भी एक लड़का रहता है, बट वो मेरे से भी बुरा है, और उसके बाद मेरे से भी, उससे भी अच्छी खूबसूरत लड़की है। तो क्यों ना, जब मैं एवरेज हूँ तो अच्छी लड़की तो मिल सकती है मेरे को। अब भाई जितने भी स्मार्ट लड़कियां बैठे हैं वो कान खोल के देख लो, खाली बॉडी बना के जिम में जाके। इसका बिलीफ था, वेरी राइटली पॉइंटेड। आज का जो सेशन है वो बड़ा ना थोड़ा गहरा है। जिन लोगों का दिमाग पूरी बातों में रहता है उनको ये बातें शायद समझ में भी नहीं आएंगी, बोर लगेगी, क्योंकि मैं बड़ी गहराई की साइकोलॉजी की बातें कर रहा हूँ। इसमें पता था मैं एवरेज लुकिंग गाय हूँ, लेकिन इसने अपोजिट एविडेंस खोजा, अपोजिट एविडेंस कि मेरे से भी बुरा कौन था और उसको भी तो अच्छी लड़की मिली। अपोजिट एविडेंस है, अच्छे लड़के को अच्छी लड़की मिली, ऐसा सोचेगा तो इसका बिलीफ और पुख्ता हो जाएगा कि अच्छे को ही अच्छी लड़की मिलती है। लेकिन इसने अपोजिट एविडेंस खोजा कि एक लड़का जो मेरी गली में था, जिसकी नाक और भी मोटी थी, जो मेरे से भी गंदा था, उसको एक बहुत अच्छी लड़की मिली, तो मुझे भी तो सपना मिल सकती है। तो पहला स्टेप इसने किया, अपोजिट एविडेंस खोजा। ये बात सबके दिमाग में बैठ गई ठीक से। दूसरी बात, इसने इसको एक्शन लेना, इसको ये समझ में तो आ गया कि मेरा बिलीफ पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे एविडेंस भी अवेलेबल है, लेकिन इसे एक्शन लेना है, इसे एक्शन लेना है उसी सेल्फ डिप्रेशन के साथ और उसी बिलीफ के साथ। तो जब ये सपना के पास जाएगा तो उसे ये तो नहीं कह सकता देख ऐसा है, मेरी गली में एक लड़का है तो बहुत ही गंदा है, और तू अपनी शक्ल देख ले शीशे में, वो तेरे से भी 4 गुना बेहतर है, जब उससे उसकी शादी हो सकती है तो तू मेरे से क्यों नहीं कह सकता। यानी इसने जो मर्जी एविडेंस खोज लिया हो, ये उसको एक्शन में लाने के लिए ऐसा तो नहीं कर सकता ना, तो इसे एक्शन तो खुद ही करना पड़ेगा ना। और जब ये एक्शन करेगा, यानी उसे प्रपोज करेगा, अपने दिल के बाद उसको रखेगा,
तो इसके मन में अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, इसको घबराहट होएगी, इसको नर्वसनेस होएगी। वो घबराहट और नर्वसनेस इसलिए होएगी क्योंकि ये अपने बिलीफ के अगेंस्ट जाके, जो आज तक बिलीफ था उसके अगेंस्ट जाके कुछ एक्शन लेने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अपने बिलीफ के अगेंस्ट जाके जब आप कुछ एक्शन लोगे तो कैसी फीलिंग आएगी? घबराहट होगी, अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, नर्वसनेस होगी। तुम नर्वस कर रहे हो सामने वाले। अब मान लो आज तक आपने स्टेज पे कुछ नहीं बोला और मैं आपको बोलूं कि यहाँ 5 मिनट खड़े होके आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बोलें। आपका बिलीफ अगर अपने बारे में ये है कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता या मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, तो इतने लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। लेकिन आपने ये भी देखा है कि आपसे गए उतने लोग भी स्टेज पे बोलते हैं, तो यानी आपका बिलीफ पूरी तरह करेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आइए कि यहाँ बोलिए, तो सबसे पहले मन में क्या फीलिंग आएगी? अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, क्योंकि वो बिलीफ कच्चा बिलीफ नहीं है, वो बिलीफ पक्का बिलीफ है। तो दूसरा काम बिलीफ तोड़ने के लिए क्या करना है कि डेली अनकंफर्टेबल फीलिंग वाला काम करना है। और क्या करना है? पहला काम क्या करना था? पहला काम ये करना था जो आपका बिलीफ है उसके अपोजिट एविडेंस कलेक्ट करने, ताकि आपके दिमाग को ये समझ में आ जाए कि मेरा बिलीफ पूरी तरह ठीक नहीं है। और दूसरा काम अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और ये जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है अगर ये साल में एक बार आएगी या महीने में एक बार आएगी तो मैं कसम खा के कहता हूं जिंदगी भर आप सफल नहीं हो सकते, और जिंदगी भर वो बिलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप वो डरपोक इंसान हो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग और नर्वसनेस से डर जाता है। बुरा लग रहा है ना मैसेज? आप वो डरपोक इंसान हो जो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से घबराता है। आप वो डरपोक इंसान हो जो उस नर्वसनेस से घबराता है, जो कि उस काम को करने से आएगी जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट है। मेरे बिलीफ के अगेंस्ट है कि मैं डांस नहीं कर सकता। मेरा मजाक उड़ाती थी लड़कियां कि क्या तुम यहाँ गाने पे क्यों करते रहते हो, कोई भी गाना बजे, अंग्रेजी बजे, हिंदी बजे, काला चश्मा बजे, तुम्हें एक ही स्टेप आता है। अब मैं चला गया हिप हॉप कंपटीशन में। क्यों चला गया? क्योंकि मैंने ये आदत सीख रखी है कि वो काम करना ही करना है रोज एक, जिसमें अनकंफर्टेबल फीलिंग आई और मेरी बेइज्जती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेइज्जती करा, मैं सच कह रहा हूं। अब मैं वहां डांस फ्लोर पे खड़ा हूं और सब लोग बड़े यूं करके स्टेप मार रहे हैं, मतलब मैं तो यूं आता। अब आप हंस रहे हो यहाँ पे, करेक्ट है, पर उस समय की हकीकत क्या है कि जब मुझे नाचना पड़ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई डांस फ्लोर देख तो रहा हूँ मैं डांस फ्लोर को यूं करके कि मैं अब आगे बढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरा सेल्फ इंप्रेशन और बिलीफ क्या है? यार नोट डांसर, मुझे डांस करना नहीं आता है। लेकिन मैंने वो भी देखा है कि जो लोग डांस करना जिन्हें नहीं आता था वो मुझे 1 साल बाद मिले तो बहुत अच्छा डांस करते थे। यानी वो सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ, पर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लूंगा तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, एक्शन ले रहा हूँ तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। तो अगर मैं अनकंफर्टेबल फीलिंग वहां पे लूंगा तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपको अपने बिलीफ को चैलेंज करने से जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है और आएगी, अगर वो डेली बेसिस पे आप लेते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगी अनकंफर्टेबल होने की। हम अपने बिलीफ को चैलेंज नहीं करते क्योंकि अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और अगर आप अनकंफर्टेबल फीलिंग लाने की आदत नहीं डालोगे। मेरी नई शादी हुई तो मैंने ये सोच रखा है, मैं कई साल से ये करता हूँ कि मैं हर रोज एक ऐसा काम जरूर करता हूँ जिसमें मुझे घबराहट हो, ताकि मुझे ये आदत पड़ जाए कि कोई बात नहीं यार, बेइज्जती तो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखती जाएगी, हो जाने देगा घबराहट। तो यही बातें जो डांस फ्लोर की है ना, वही बातें आपकी जिंदगी के बड़े बड़े पैरामीटर में पहुंच जाएगी।
वही बातें जिंदगी में आपको सीईओ बना देंगी, वही बातें आपको जिंदगी में एक सक्सेसफुल रिच हैप्पी पर्सन बना देंगी। तो मेरी जब शादी हुई तो मैं एक उसमें गया, मेरी बीवी मुझे भजन में ले गई। अब वहां पे वो बोले कि भाई हम सब लोग ध्यान करेंगे, जो भी वहां पे साधु बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम सब ध्यान करेंगे। अब मैं शाम के 5 बज रहे थे, तो मुझे लग रहा था यार आज का टारगेट उतना नहीं हुआ बेइज्जती कराने का, अनकंफर्टेबल फीलिंग लाने का। हर रोज मुझे चाहिए एक ऐसा काम जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आए। अब सब लोग ध्यान कर रहे हैं, मैंने एक आंख खोल के देखा तो सब बड़े सीरियस मुंह बना के ध्यान कर रहे हैं, जैसे कोई मर गया वहां पे। मैंने कहा भाई ये मेडिटेशन का मतलब मुझे ये किसने बता दिया कि सीरियस मुंह बना के ध्यान रखना है, जरूरी थोड़ी है। तो मैं ना अचानक, जैसे आप सब लोग मान लो मेडिटेशन करो, शांति से बैठे तो करना मेडिटेशन करना, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, सोचा आप मेडिटेशन। सब शांत बैठे, आंखें बंद करके। अब मेरे मन में से आ रही है बात, अनकंफर्टेबल फीलिंग दे बेइज्जती करा, बेइज्जती करवा। तो एकदम शांत जब लोग बैठे हैं तो मैं जोर से ऐसे करा। अब सब रूम में मेरे को देख बोल रहे इसको चाकू मारे, गोली मारे, ये कहा। मेरी बीवी मुझे देख रही है ऐसे करके, गुस्से में कहा मतलब किस आदमी से शादी करा दी मेरे पास। तो बाहर आके कहती है आप ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने बोला तो बोले रावण के वंशज थे क्या? मैंने देखा अगर मैं हंस पड़ा, जोर से हंस पड़ा, मुझे अच्छी लगती है रावण की हंसी, आई लाइक दैट। मुझे नहीं प्यारा मुस्कुराना अच्छा लगता। तो मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ डेली बेसिस पे। अब उससे क्या हुआ, उन लोगों ने मुझे देखा, तो उन लोगों ने जब मुझे घूर के देखा तो बताओ मुझे कैसा लगा होगा, बताओ ना कैसा लगा। मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आई ना। मुझे अगर मैं आपको घूर के देखता रहूं, सब लोग आपको घूर के देखते रहे, यू विल गेट अनकंफर्टेबल, यू विल गेट अनकंफर्टेबल। परंतु इन छोटी छोटी घटनाओं से जो रिजल्ट निकलते हैं लाइफ में, वो बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर बोल लो और आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं जिस दिन आपका सास से झगड़ा हो जाएगा और ससुर वहां बैठा होगा और जेठ वहां बैठा होगा, उस दिन भी आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है अनकंफर्टेबल होकर बोलने की। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आपको आदत ही नहीं है। अगर आप कहते हो मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डांस करना आता ही नहीं है और मैं सीख भी नहीं सकती, और आप डांस नहीं कर रहे, तो आप जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते फिर जो आपको आता नहीं है, क्योंकि आप हर काम को करने से पहले बोलोगे ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब मुझे डांस नहीं आता था तो मैंने डांस नहीं किया, तो मैं ये कैसे करूंगा, है ना? तो अपने बिलीफ को चैलेंज करना, अपने सेल्फ इंप्रेशन को चैलेंज करने के लिए फर्स्ट मिथिलेश ने सही बताया था कि आपको अपोजिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़े हैं, और दूसरा मिथिलेश सपना से शादी करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपके मन में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है उसको झेलना पड़ेगा, और वो एक दिन में नहीं झेली जा सकती। आप रोज बेइज्जती करवाओ, मैं मजाक नहीं करता। मैं तो आज मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ब्रांच हेड था, मैं कंट्री में नंबर 1 ब्रांच मैनेजर था, और लोग मेरे से पूछते थे कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, और जोनल हेड्स और बाकी लोग मुझे दूसरी ब्रांचेस में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए भेजते थे कि सुबोध ऐसा क्या करता है जो दूसरे ब्रांच मैनेजर। तो मैं हर जगह ये कहता था कि मैं अपनी बेइज्जती करवाता हूँ, वो सोचते मजाक कर रहा है। कैसे बेइज्जती करवाते हूँ? मैं कहता हूँ मैं बेइज्जती सप्ताह मनाता हूँ, इंसल्ट वीक, सेलिब्रेट इंसल्ट वीक, इंसल्ट वीक। एक हफ्ते तक खूब बेइज्जती करो, मेरी सब बेइज्जती करो, छोटा बड़ा जो भी मिले सब मेरा इंसल्ट करो। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। उस बेइज्जती से
मेरा जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता था कि तुम्हारे बेइज्जती करने से मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है, मेरा कॉन्फिडेंस तुम्हारी दी हुई इज्जत पे बेस नहीं है। अगर मेरा टारगेट होता था कि मुझे कोल्ड कॉलिंग करनी होती थी, मैं सेल्स में था कि मुझे बहुत सारी शॉप्स पे जाना होता था और अपना प्रोडक्ट सेल करना होता था, बेइज्जती का एहसास होता था ना, मैं शॉप पे जाऊंगा, से बोलूंगा सर मेरा प्रोडक्ट ले लो, उसने बोला नहीं हटा यहाँ से, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बेइज्जती आएगी ना। तो मैंने कहा भाई मुझे तो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, मेरे को बेचना ही नहीं है, मैं तो हर दुकान पे जाऊंगा और बोलूंगा ले लीजिए ना सर, और इंतजार करूंगा ये कब मेरी बेइज्जती करे, और ऐसे में हर रोज दिन में 20 बार बेइज्जती कराऊंगा और हफ्ते में 140 बार बेइज्जती कराऊंगा, और 140 बार बेइज्जती कराने के बाद जब मैं उसके अगले सप्ताह सेल करने निकलूंगा ना, तो मुझे बेइज्जती का डर मेरे मन में बचेगा नहीं। तब मुझे लगेगा कि आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मुझे 140 लोग मिले हैं और 140 लोगों में से सबने मेरी बेइज्जती नहीं की है, और जिन्होंने भी मेरी बेइज्जती की है वो मेरी बेइज्जती नहीं की है, वो मेरे आइडिया, मेरे ऑफर और मेरे सजेशन की बेइज्जती की है, क्योंकि वो तो मुझे जानते ही नहीं है। अगर ये मुझे जानता ही नहीं तो मेरी बेइज्जती कैसे करेगा? ये मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर सकता है, ये उस सजेशन को रिजेक्ट कर सकता है जो मैंने किया। अगर मैं डांस कर रहा हूं और मैंने डांस अच्छा नहीं किया तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, मेरे उस एक्ट को आपने रिजेक्ट किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, है ना। अगर मैं सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूं और आपको मेरा सेमिनार अच्छा नहीं लगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होती सुबोध गुप्ता की, मेरे सिर्फ उस टॉपिक की जो आपको पसंद नहीं आया वो आपने रिजेक्ट किया, एंड दैट्स ऑल। अगर ये सपना के पास जाके बोलता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और सपना कहती है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो उसकी बेइज्जती नहीं हुई, उसके सिर्फ उस प्रपोजल को उसने रिजेक्ट किया जो उसको पसंद नहीं आ रहा। ज्यादा गहरी बातें होगी, ज्यादा गहरी बातें होगी, समझ में आ रहा है क्या? समझी बताएगा अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ। अनकंफर्टेबल होने के बावजूद जो काम करने की हिम्मत रखेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे जाएगा। और जो हमेशा ये डरता रहेगा मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा कंफर्ट लेवल ना छिन जाए, उसके लिए लाइफ में हर मोमेंट पे अपने पुराने बिलीफ को तोड़ के आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स बताओ, एक मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे कोई एग्जाम्पल मिथिलेश बढ़िया एक्टिंग लड़का दिख रहा है मुझे, आनंद मतलब तुम्हारी तो दुश्मनी होगी, उससे तो बाहर निकल कर देखा। Can we clap for Mithilesh? सर जैसे कि हम क्लासेस में क्लास लेते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाती हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स हमें टेस्ट देती हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं तो हम अगर पढ़ के नहीं आए, अगर टेस्ट पढ़ के नहीं आए पक्का उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा कि हम पढ़ के नहीं आए, ठीक है। फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे होगा, लेकिन कुछ दिन बाद, जैसे काफी डेज बाद उनका ये हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब नहीं भी पढ़ के गए तो कुछ नहीं होगा, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, बड़े हो जाएंगे। क्या शिक्षा देनी चाहिए पढ़ने की? ये नेगेटिव है, लेकिन बट एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का इसमें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात इसने कही है, ठीक है मैंने ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया इसका कहने का भाव जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं भी आता, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो डांसिंग से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी करने से रिलेटेड है जीवन में, अगर आप उसे फिर भी करोगे नहीं आता, हाथ उठाओगे, बोलने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको एक बार हंस लेंगे, 2 बार हंस लेंगे, 3 बार हंस लेंगे आप पे, है ना। चौथी बार आपको ऊपर उनके हंसी का और उस बेइज्जती का असर होना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, जो कॉन्फिडेंस है
मैंने कभी ये नहीं कहा कि नॉलेज गेन मत करो। आपको नॉलेज है, मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि इसने तो वो एग्जांपल दिया कि आप पढ़ के नहीं आए तो कॉन्फिडेंस कैसे आया। मैं ये कह रहा हूं उनका क्या जो पढ़ के आए और फिर टीचर पूछ रही है बताओ कौन बताएगा, वो फिर भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा से, उस कॉन्फिडेंस का क्या। तो आई एम सेइंग कि आपको कोई चीज नहीं आती और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए वो तो नेक्स्ट स्टेज की बात है, लेकिन आपको जो चीज आता है आप वही नहीं कर रहे, आपको उतना भी अनकंफर्टेबल फीलिंग से घबरा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार दो बातों पे जोर दे रहा हूं कि आप अपने बारे में जो भी नेगेटिव बिलीफ रखते हैं, अगर आप उनको चैलेंज नहीं करोगे तो आप जिंदगी में ऊपर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, अगर आप अनकंफर्टेबल होने से डरोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते। सर मैं अपनी लाइफ को शेयर करना चाहता हूँ एमसीए की। मैं फर्स्ट सेम में आया सर, तो तब बड़ा ही खुश था, हाँ एमसीए में एडमिशन हो गया, सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं सर यही सर हमारा फर्स्ट सेम में लास्ट में एग्जाम टाइम में हमारी प्रेजेंटेशन थी, तो सब जितने भी यार दोस्त थे सबने प्रेजेंटेशन दी। सर मैं भी एकदम टिप टॉप टाई वाई लगा करके आया, देखा भाई सब लोग दे रहे हैं मैं भी दूंगा। गया स्टेज पर, जाने के बाद हवा खुश सरिता मैम थी और सचिन सर थे, उन्होंने काफी कोशिश करी, कुछ तो बोल रोहित तो ये लिखा ना ब्लैक बोर्ड पे, किसी को बोल दे बेस्ट तू, पर तू बोल दे कुछ ना कुछ तू बोल दे। मैं सर मेरी केवल मुंडी हिली, मैं बोला मैंने सर मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने बोला मेरे से तू बोल तो सर, तो कुछ भी बोल। मैं नहीं बोला सर। उसके बाद सर चले गए, सब सर ने बुलाया, सचिन सर ने बैठा करके जो बेइज्जती करी मेरी, मुझे पता सर, जो बेइज्जती करी है सर मुझे ही पता। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें भी पता देखो इतनी देर से मैं अपनी जिंदगी की उल्टी उल्टी बातें बताते जा रहा था, तो दो चार तो तुम लोग भी बताओगे। तो सर ने धर के बेइज्जती करी मेरे से बोला तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू एमसीए से अपना नाम निकाल ले और कुछ और कर ले। मुझे बड़ा बुरा लगा। नेक्स्ट सेमेस्टर आया, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारी पीपीटी थी, सब लोगों ने दी, मैंने जब भी नहीं दी, मैंने फिर भी नहीं दी। तो मैं गया सर के पास, सर मैं अकेला देना था, ठीक है। नीचे गया, अकेले जाकर के कुछ प्रिपरेशन करी, जाकर के जो मन में आया ना, जो मन में आया सर वो बोला, जो मेरे मन में आया वो बोला, सही था गलत था मैम जाने या फिर सर जाने। उसके बाद से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो सर हमारे इसमें प्रोजेक्ट आता, जावा का प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट के लिए सबने अपने अपने ग्रुप बनाए, मैंने भी बनाया। बनाने के बाद सबने नेटबीन्स पे बनाए थे प्रोग्राम, मैं एक अकेला ऐसा था जिसने इक्लिप्स पे बनाया। बनाने के बाद मैं मैम के पास गया, कुछ थी मेरे पास प्रॉब्लम, बोला मैम ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो। मैम ने क्लियर बोला, देख इक्लिप्स पे है, तू अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर, मेरे पास बिल्कुल मत आ। अगर नेटबीन्स पे है तो ही मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और सर मेरे साथ जो ग्रुप में थे उनको जावा का जे तक नहीं आता, अब प्रोजेक्ट बनेगा तो कहां से बनेगा। रात के 3-3 बजे तक बैठा, अपनी नींदें खराब करी, आंखें खराब करी, नेट से ढूंढा, कहीं से ढूंढा, पर एट लास्ट प्रोजेक्ट बनाया, टॉप का प्रोजेक्ट बनाया। यस सर, ये मेरी लाइफ है। इतना कॉन्फिडेंस है, कहीं भी जाऊं ना, कहीं भी जाऊं, चाहे कोई कितनी बड़ी स्टेज हो, कुछ भी हो, बिंदास बोलता हूं, बिंदास जो बनना चाहता। आई रियली अप्रिशिएट क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ना और कोई तरीका नहीं है, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा और अनकंफर्टेबल फीलिंग से और बेइज्जती से गुजरना पड़ेगा। शायद जो मैं थ्योरेटिकली अभी समझा रहा था कुछ एग्जांपल से, आई थिंक यू एग्री विद इट, उसका और कोई तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। इसके अलावा जिन भी बाहरी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे वो लाइफ में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन
नहीं कर पा सकती है ना। अब मिथिलेश का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ही माइट बी एन एवरेज गाय, पर आज आप देख रहे हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है ना। और ऐसा नहीं है कि उसे नर्वसनेस नहीं हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि जब इसने मेरे से माइक मांगा होगा तो इसे नर्वसनेस नहीं हो रही होगी, और ऐसा भी नहीं था कि जब मैं सेमिनार लेने के लिए एंटर हो रहा था तो मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही थी। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनमें अंतर यहीं पे आ जाता है कि अगर आप नर्वस होके और अनकंफर्टेबल होके उस चीज को वहीं पे छोड़ देंगे तो फिर कोई ऐसा इंजेक्शन और कोई ऐसा रॉकेट और कोई ऐसा पैराशूट दुनिया में बना नहीं जो आपको उड़ा के दूसरी तरफ ले जाएगा, आपके ड्रीम तक आपको पहुंचा देगा। और कोई शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस कुछ भी? आ जाओ आप मिथिलेश के साथ बैठे तो कुछ तो असर पड़ा होगा संगत में। कैन बी ग्लैड फॉर हर। आपका नाम? हिमांशी। जब मैं छोटी थी, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी अटक के बोलती थी, एवरीवन मतलब घर में सब बोलते थे इस बात को। तो फिर मैंने एक बार ये डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगी कि बिना अटके बोलूं। देन आई एम हियर टू एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन विदाउट एनी स्टैंडिंग। जब हिमांशी आप अटक के बोलते थे और आपने डिसाइड किया कि आप बिना अटके बोलोगे, क्योंकि नेचुरली आपको अच्छा नहीं लगता था अटक के बोलना, तो सिर्फ ट्राई करने से कॉन्फिडेंस आ गया या मेरा बिलीव था, मेरा मन करता था। साइकोलॉजिकली ये लगता था, उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो ज्यादातर लोग हकला के बात करते हैं या तुतला के बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखते हैं वो बोलते बोलते बीच में खांस के बात करते हैं मतलब ऐसे, तो वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं उनके माइंड के बिलीव्स होते हैं। और अगर जैसे इसने अपने बिलीफ को चैलेंज किया, जब इसने चैलेंज किया और पहली या दूसरी या तीसरी बार इसने कोशिश करी होगी ना बिना अटके बोलने की, तो इसे घबराहट हुई होगी, आई एम श्योर, क्योंकि इसको उस अटक के बोलने में कंफर्ट आता था। अब ये अटक के नहीं बोल रही है तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, लेकिन अगर इसने दोनों चीजें करी तो वो कॉन्फिडेंट होगी और उस चीज को अचीव कर लिया। अगर ये अपने बिलीफ के साथ सच रहती तो शायद आज भी अटक के बोल रही होती। एक और बात थी कि मैं बहुत डल स्टूडेंट थी, अपनी 8th क्लास में बहुत डल स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट करा था अपने आप में। मैंने कहा कि मेरे को करके दिखाना है, इस बारे में पास होके दिखाना ही है, अच्छे से नंबर्स लाने हैं। देन आई थिंक मैंने 9th में 3rd पोजीशन ली थी अपनी क्लास में। अब जो स्कूल में डलनेस की बात है, आवाज आ रही है सबको मेरी? जब कोई आज ये इतनी बड़ी हो गई है, MCA में है ये, आज भी ये स्टेटमेंट यूज करती है कि मैं बहुत डल थी 8 तक, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये स्टेटमेंट यूज कर रही है कि मैं डल थी, ये इसका बिलीफ था कि मैं डल हूं। ये इसका बिलीफ इसके घर वालों ने बनाया और इसने खुद अपने बारे में बनाया, और ये बिलीफ इतना स्ट्रोंग था कि ये आज भी खड़ी होकर बोलती है कि मैं डल थी, जबकि ये डल नहीं थी। आप बताओ कोई डल स्टूडेंट 9th में आके 2nd नंबर पे आ जाएगा क्या? दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। डल मीन्स व्हाट? हु सेड यू आर डल? आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्लास में 100 स्टूडेंट थे, आप टॉप 10 में नहीं आए, तो आपको घर वालों ने बोला है डल है। आपने अपने भाई बहन को देखा, वो तो टॉप 10 में आते हैं, तो आप डल हो। तो आपको 4 लोगों ने बोला आप डल हो, आपने अपना कंपैरिजन दूसरों से किया तो आप डल हो गए, और आप बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, तो भी आप अपने बारे में बोलते हो कि जब मैं 8th में थी तब मैं डल थी। वो सच नहीं है। यू वर नॉट डल, but you were not probably working as hard or with as much focus as it was required to be done, है ना? आप एग्री करते हैं ना मेरी बात से? दूसरे को बिलीव कोई कहना है झूठ है, बड़ा आसान बात है मैंने 1 मिनट में कह दिया कि इसका बिलीव नहीं था, ये झूठ है, बड़ा आसान है, लेकिन उसका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है। और कोई शेयर करेगा? कैन बी क्लैप फॉर ऑल दिस स्टूडेंट। ये सेशन आपके लिए, आपके जंग लगे दिमाग को खोलने के लिए और मेरे जंग लगे दिमाग को खोलने के लिए। आपका नाम? मानसी। 10th स्टैंडर्ड तक आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स। मेरे परसेंटेज बहुत बुरी थी, 69% आए थे मेरे 10th में। मैथ्स में तो बहुत ही बुरे थे, मतलब बताने लायक भी नहीं। तो
तो मेरे मामा की अप्रोच थी, वो किसी चेयरमैन को जानते थे, मैं DAV 49 में पढ़ती थी, तो किसी हाई लेवल के चेयरमैन थे, तो उनकी अप्रोच लग पाई, हम उसकी रिक्वेस्ट लेके गए कि इसको एडमिशन दे दो। तो जब उन्होंने मेरे मार्क्स देखे जिसकी अप्रोच लेके गए थे उन्होंने, तो ही से वहाँ पे तो उन्होंने बोला बट हुआ नहीं कुछ, उन्होंने कहा नहीं देते 80% से नीचे मार्क्स। तो उन्होंने मुझे घर आके बोला बेटा तुमसे ना नहीं हो पाएगा, मेरी मम्मी को बोला इसको ना मत दिलवाओ नॉन मेड, ये नहीं कर पाएगी मैथ्स, ये पास ही नहीं होगी। मेरे को बहुत बुरा लगा। 12th तक भी मैं उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मतलब जैसे चैलेंज नहीं कर रही थी, इसको बिलीव था मेरे अंदर। 12th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। मुझे ये यकीन होने लग गया कि जो उन्होंने बोला था ना मेरे बारे में इतना नाच अच्छा नहीं कर सकती, वो सही बोला था कि मैं नहीं कर सकती। अगर होना होता तो 12th में शायद अच्छे आ जाते। 12th में 67%, 2% और कम हो गए। मैथ्स में मैं 33% थे, मैंने बिल्कुल लाइन पे पास हुई थी, शायद ग्रेस दिया होगा उन्होंने, आई डोंट नो। फिर मैंने सोचा, मेरा एक फ्रेंड था दिवांशु, वो ना उसकी भी वो मैथ्स बहुत अच्छी करता था। मैंने उससे बात करना शुरू की, तुम कैसे बहुत अच्छी करता, तेरे को बचपन से पसंद है? कहता नहीं मुझे बचपन से पसंद नहीं है। मैंने कहा तो फिर, मतलब वो इतने इन डेप्थ में करता था, वो ना ऐसे सोचता था कि जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, कुछ नई रिसर्च करते हैं, वो उतना तक करता था। और मैं सोचती थी यार मुझसे तो बेसिक नहीं होता, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, मेरे से तो वो सॉल्व नहीं होती, वो कैसे कर लेता है? तो धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उससे पूछा कि तू कैसे करता है, कैसे करता है? उसको थोड़ा सिखाया नहीं आ रहा था, मतलब बाउंस जाता था। वो समझाता था तो मैं कर लेती थी, घर आके मैं फिर भूल जाती थी। फिर मैंने सोचा जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगी ना, जब तक मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगी, तब तक तो होगा नहीं। पढ़ना स्टार्ट किया, बुक खोली, हड़बड़ाहट में रहती थी, फटाफट चैप्टर खत्म हो जाए, फटाफट चैप्टर खत्म हो जाए, रट्टा मारने की कोशिश करती थी, उसको पढ़ती नहीं थी। थोड़े दिन बाद रियलाइज किया कि जब तक चिल होके, अंदर से स्टेबल होके इसको आराम से नहीं पढ़ूंगी ना, बिना डरे, वो होगा नहीं। जब तक सेल्फ इंप्रेशन हाँ, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं करने की कोशिश कर रही थी बाय एनी मींस। झूठ है नहीं होगा। जब शांत होके करने की कोशिश करें ना, उसको पढ़ा कि क्यों नहीं समझ आ रहा है, ऐसा क्या लिखा है उसमें जो मुझे समझ नहीं आ सकता। इंग्लिश भी आती है फिर भी समझ नहीं आ रहा। मैंने बैचलर्स में टॉप किया था, मेरा होर्डिंग लगा था कॉलेज के बाहर, और अभी भी शायद लगा होगा, अब शायद पता नहीं हट गया होगा, 2 साल हो गए। MA इन एजुकेशन से भी मेरा होर्डिंग लगा था। अब उस मतलब सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मेरी। और अभी भी मेरी क्लासमेट से पूछ लो क्या मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है या मैं मैथ्स करती नहीं हूँ। सच में जो ये रियल स्टोरीज है ना आपके कोलीग्स की, वो आपको ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है। और ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, वो कर सकती है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है। और मैथमेटिक्स से तो ना मैं सच कह रहा हूँ कि बड़ा ही तुमने मेरी दुखती रग में हाथ रख दिया। मैं 6ठी स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 6ठी क्लास में, 6th स्टैंडर्ड में। और मेरे फादर को ये था भाई मेरा जो बेटा है, मैं बनिएगा बेटा, मतलब मैथ में 100 में से 100 तो आने ही बनते हैं, 99 भी आ गए तो नलायक है। और जो मेरी 2 सिस्टर्स थी उनके 100 आउट ऑफ 100 ही आते थे, कभी कभी 99 आते थे तो वो खाना नहीं खाती थी दुख के मारे, ये कटा कैसे के नंबर। तो मैं सोचता था भाई 60 आ रहे हैं किसी तरह तो पार्टी में ही अपनी को। अब मेरे फादर ने मुझे लगातार कि तू तो मैथ में नलायक है, तू तो मैथ में नलायक है, तू डफर है, तू मैथ में नलायक है, इसको देख, अपनी बहन को देख, तू मैथ में नलायक है। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं मैथ में नलायक हूँ और मुझे मैथमेटिक्स आ नहीं सकता। और ये तब था जब मेरे कभी भी 80 से कम मार्क्स नहीं आए, आउट ऑफ 100 कभी भी नहीं आए। 80 तो कम से कम आई है, 85 पे भी वो कहते थे नलायक है। तो जब मैं बड़ा भी हो गया और आज मैं इतना बड़ा भी हो गया, तो आज भी मेरे मन में ये लगता है मुझे कि मैं मैथ में नलायक हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, मेरे फादर आए हुए थे घर पे और उन्होंने बोला कि भाई तेरे पापा तो मैथ में नलायक थे, मेरी बेटी को कहते थे। तो मेरी बेटी कहती है पापा आप मुझे कहते थे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, दादाजी खुद कह रहे हैं आप नलायक थे। मैंने कहा ना तू इधर आ, मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने सेफ खोली, गोदरेज की सेफ में रखते हैं ना सर्टिफिकेट, बड़ी मेहनत से कमाए होते हैं, मैंने वो सारे सर्टिफिकेट बाहर निकाले। मैंने कहा ये मेरे जिंदगी भर के सर्टिफिकेट है,
मतलब शुरू से लेके MBA करने तक के, तो इन सारे सर्टिफिकेट्स में मेरे मार्क्स चेक कर, और इसमें से किसी में भी तुझे 80 से कम मार्क्स दिखाई दे तो तू मुझे बताना। तो उसमें कहीं पे भी 80 से कम नहीं थे। तो मैंने कहा तेरी तो 80 तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। मैंने कहा स्टैंडर्ड की बात है, ये यार्ड स्टिक की बात है, ये उस बिलीफ की बात है जो आपके पेरेंट्स ने आपके मन में वो इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। तो मेरे कभी 80 से कम मार्क्स मैथ में आए नहीं। स्टिल मैं ये सोचता था मैं बहुत नालायक हूँ और मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता और मैथ मुझे नहीं आ सकता। पर अल्टीमेटली वो जो इंप्रेशन जो हमारे आसपास वाले हमारे बारे में बनाते हैं और हम अपने बारे में बना लेते हैं और अपने बिलीफ को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस बिलीफ के हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं, वो बिलीफ आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। और कोई अपनी स्टोरी कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस जहां पे आपको लगा कि आप पहले ऐसे थे पर आपने चैलेंज किया अपने बिलीफ को और अपने इंप्रेशन को और फिर आप कुछ और हो गए? एनीवन एल्स? और कोई? आइए प्लीज, कैन वी क्लैप फॉर हर? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम आधे घंटे पहले बात कर रहे थे तो लोग अनकंफर्टेबल होने से डर रहे थे, है ना? पर मैंने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई कि आपने सोचा कोई बात नहीं, जब ये अपनी बेइज्जती करवा सकते तो थोड़ी बहुत हम भी करवा सकते। आपका नाम सीमा। मैं यहाँ पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी बोलूँगी और कुछ ऐसी बात मैं ये बात ऐसी बात मतलब कि मैं पढ़ाई पे ऐसी थी, मैं बैठी हूँ, मैं स्टेप भी पा लेती आ रही हूँ। जब मैं स्कूल टाइम पे सारे काम कर लेती थी, पर मैंने कभी भी किसी गर्ल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता था सबके सामने में फेस ऑफ करने में, उनके सामने बात करने में। अगर मेरे में कोई गेस्ट भी अगर आ जाता था ना तो मैं अपना मुंह बंद करके आराम से बैठी रहती थी या फिर टीवी देखती रहती थी। फिर जब मैंने BCA की तो BCA में भी सेम थी, पढ़ लेती थी, मार्क्स भी अच्छे आते थे, पर किसी के सामने मैं बोलती नहीं थी। MCA में आई तो मोनिका मैम ने भी PPT दी थी मैंने छुट्टी कर ली, मैं आएगी। नेक्स्ट डे जब आई तो मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे से पूछा कि तू आई क्यों नहीं। मैंने बोला मेरे पास फॉर्मल ड्रेस नहीं थी, मेरा सबसे अच्छा बहाना। उसने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ चलेंगे शॉपिंग करेंगे तो फॉर्मल ड्रेस खरीद ली। ठीक है, तो मैं वहीं पे ले आई। नेक्स्ट डे भी मैंने छुट्टी कर ली। मैंने मेरे से पूछा बात क्या था, मैं समझ आया कि ना मेरे से बोला ही जाएगा, फिर तुम कोई बात नहीं पागल, मैं तेरे को समझाऊंगी। उसने फिर एक एज अ टीचर की तरह उसने मेरे को बताया कि ऐसे से बोल रही हो। फिर मैंने PPT दी क्लास में। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पे सेमिनार हॉल में थी PPT, मैंने उसके साथ दी। उसके सामने मैंने ऐसा प्रेजेंट किया कि मैं डर गई, बहुत कॉन्फिडेंट, पर अंदर अंदर में डर छूट है आवाज आ रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा था, पर मैंने सोचा नहीं उसकी PPT खराब नहीं करनी है वरना वहाँ निकल के फिर पड़ेगी। ये होता है कि कोई आपकी लाइफ में आता है, कुछ चेंज करते हैं। तो मेरी लाइफ में फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ती है तुलसी, वो आई, उसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया। आज वो मेरे बहुत स्पेशल थे, इनफैक्ट मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कैसी क्लैप फॉर तुलसी? जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारी फैमिली में, वही हमें मरवाते भी हैं, वही हमें बचाते भी हैं।
वो मरवाते क्यों है हमें? क्यों मरवाते? क्योंकि वो हमारे बारे में जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें बताते हैं हमें, जिससे कि हम अपने बारे में गलत ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं पोइट्री लिखता था जब मैं टीनेजर था, तो मैंने 2-3 कविताएं लिखी, 2-3 किताबें भी पब्लिश कर दी, लेकिन मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को जब कहता था ना मैं पोएम सुनाऊंगा, वो कहता था तुम अभी बैठो बैठो मैं आता हूं अभी 5 मिनट में। तो वो सुनना नहीं चाहता था। तो धीरे धीरे मुझे मेरे फादर ने बोला कि भाई देख तू बुरा तो मत मानना, मैं तेरा दिल तो तोड़ना नहीं चाहता, पर तुम कोई इतने ढंग के कवि नहीं हो कि बैठ के तुम्हारी कविता सुनी जाए, तो पकाओ। तो पहले मेरा ओपिनियन अपने बारे में था कि मैं बहुत अच्छा कवि हूं, लेकिन उन लोगों ने जो मेरे आसपास थे मुझे क्या ओपिनियन दिया कि आप उतने अच्छे कवि नहीं हो। और हो सकता है दोनों ही बातें सच है। दोनों बातें कैसे सच है? हो सकता है 16 साल का सुबोध गुप्ता उतना अच्छा कवि ना हो, पर 40 साल का सुबोध गुप्ता बहुत अच्छा कवि बन सकता था। लेकिन उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे कवि नहीं है, तो मेरे मन में धारणा बैठ गई। उसके बाद मैं कहीं भी कविता बनाता था या सुनाता था तो मुझे लगता था शायद मैं उतना अच्छा कवि नहीं हूं, तो मैं इस फील्ड में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो अपने मरवाते भी हैं। और लाइफ में एक चीज जिसका बार बार सामना करना पड़ता है वो फेलियर, हर कदम पे, है ना? फेलियर। सपना से शादी करने का प्लान फेल, दिल पे चोट लग गई। अब कोई कितना भी बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में तो फर्क पड़ता है ना। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, जब आप फेल हो जाते हो, तो आप कितना भी मुस्कुराता हुआ चेहरा ले लो और बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर चोट लगी होती है, आप रिजेक्ट हुए होते हो, आप फेल हुए होते हो, आपको फर्क पड़ता है। जब आपके पापा आपको कहते हैं बेटा देख रो मत, तभी रोना शुरू कर देते हो। उससे पहले तो रो भी नहीं रहे थे, उससे पहले तो रोने की प्लानिंग ही चल रही थी। जब आपको पता होता है कि आप अंदर से खराब और आप फेल हो गए और आपको कोई कहते हैं चिंता मत कर तुम अगले साल पास हो जाओगे, अगले साल ये काम को कर लोगे, तभी हमें ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। अब मैं 2 छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा फेलियर के बारे में, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस वंडरफुल सेशन। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने ना एक फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है, फुटबॉल का गोल पोस्ट देखा ना सबने, ऐसा नहीं होगा तो चलो फिल्मों में देखा होगा, वहां पे उन्होंने फुटबॉल रखी। क्या किया? मान लो ये गोल पोस्ट है, यहाँ पे फुटबॉल रखी है, तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया 10 पार्टिसिपेंट को बुलाया, कोई भी 10, और उन्हें बोला कि यहाँ से इस फुटबॉल को क्या करो, गोल के अंदर मारो। क्या बोला उन्होंने? फुटबॉल को गोल करो, अंदर मारो। तो 10 पार्टिसिपेंट ने फुटबॉल को किक मारी, कुछ की फुटबॉल बॉल में गई और कुछ की फुटबॉल बॉल में नहीं गई। बाद में उन्हें अलग अलग रूम में ले जाया गया और बारी बारी सबके इंटरव्यू लिए गए। मान लो इसने बार उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कि वो जो फुटबॉल है और जो वो गोल पोस्ट था उसका डिस्टेंस क्या है? तो ये कहता है कि भाई 15 फुट। इसको 15 फुट नजर आया, इसकी बॉल फुटबॉल गोल में चली गई थी। और जिसकी फुटबॉल गोल में नहीं गई थी वो ज्यादा जवाब दे रहे थे। कोई कह रहा था 20 फुट, कोई कह रहा था 25 फुट, कोई कह रहा था 30 फुट। यानी जिसने भी फुटबॉल एक ही जगह रखी थी, जिसकी फुटबॉल गोल में चली गई उसे गोल पोस्ट पास दिखाई दे रहा था, और जिसकी फुटबॉल गोल में नहीं गई उसे वो गोल पोस्ट दूर दिखाई दे रहा था। इससे साइकोलॉजिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जब किसी टारगेट को हासिल कर लेते हैं तो उनका अपनी एबिलिटी में यकीन बढ़ जाता है और उन्हें टारगेट छोटा दिखने लगता है। लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं किसी टारगेट को अचीव करने में, तो उनका अपनी एबिलिटी के बारे में और उस पर्टिकुलर ड्रीम या टारगेट के बारे में जो उनका ओपिनियन, परसेप्शन और बिलीफ है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। उनको लगता है बहुत मुश्किल है। एक दूसरी रिसर्च की गई, उस रिसर्च में एक बहुत बड़ा पिंजरा मंगाया गया। उस पिंजरे के एक तरफ बिल्ली रखी गई, दूसरी तरफ दूध रखा गया, बीच में एक छोटी सी दीवार बनाई गई और बिल्ली आसानी से जंप कर सकती थी उस पिंजरे के अंदर दीवार को। तो बिल्ली ने जंप किया और दूध पी लिया। फिर दोबारा रखा, बिल्ली ने फिर जंप किया, फिर दूध पी लिया। तीसरी बार साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उस दीवार के अंदर करंट छोड़ दिया, हल्का सा, ज्यादा पेनफुल नहीं। मुझे पता नहीं कि उन्होंने बिल्ली से पूछा था या नहीं पूछा था कि पेनफुल है या नहीं है, पर थोड़ा सा करंट छोड़ दिया था उसमें।
तो बिल्ली और दीवार की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी, तो बिल्ली कूदने लगी तो वो दीवार से टकरा गई, उसे करंट लगा, वो वापस गिर गई। लेकिन दूध पीने का मन कर रहा उसका, वो फिर कूदी, फिर टकराई और फिर उसे करंट लगा, वो फिर दूध नहीं पी पाई। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें छोड़ा था उसे बंद कर दिया और जो वो दीवार बढ़ाई थी अंदर उसको छोटा कर दिया और फिर दूध रखा। और मजे की बात ये कि बिल्ली ने इस बार दूध पीने के लिए छलांग लगाना भी जरूरी नहीं समझा। बिल्ली को 2 बार करंट लगा, दीवार ऊंची थी, दीवार में करंट था, दीवार को छोटा भी कर दिया, दोबारा दूध भी रखा, करंट भी बंद कर दिया, और बिल्ली का मन भी दूध पीने को कर रहा था, लेकिन फिर भी बिल्ली ने छलांग नहीं लगाई। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके शायद ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे साथ भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। जब हम किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, हमें झटका लगता है, हम गिर जाते हैं, हम दोबारा ट्राई करते हैं, हमें फिर झटका लगता है, हम गिर जाते हैं, तीसरी बार हम भूल जाते हैं, हम ये ओपिनियन बना लेते हैं, हम ये बिलीफ बना लेते हैं, हम एक सेल्फ इंप्रेशन बना लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। आप भूल जाते हो कि अब आप वो 8th में पढ़ने वाली हिमांशी नहीं हो, आप भूल जाते हैं कि अब आप बड़े हो गए, आप भूल जाते हो कि आप में अब ज्यादा नॉलेज, टैलेंट और स्किल आ गया है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो बिलीफ है, वो वहीं पे स्टक हो जाता है कि मैं इस काम को शायद नहीं कर सकता, और उस फेलियर से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। कैन वी क्लैप फॉर कमल? अच्छा, मुझे कोई भी एक चीज बता दो जिसमें लाइफ में फेल हो, कोई कितना भी छोटी पास ही किसी चीज में नहीं हो, पास ही किसी चीज में नहीं हो। मेरा कोई तुम एमसीए में पढ़ रहे हो, बताओ तुम बिना पास में थोड़ी आओ। कोई एक घटना जहां पे तुम्हें लगे यार ये बात ना मैंने ट्राई की पर की, या तुम करना चाहते थे पर तुम कर नहीं पाए। जो ट्राई करा वो सब करा। अभी तो तुम कह रहे थे मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो ट्राई किया वो सब करा। तुमने क्या ट्राई नहीं किया जो तुम करना चाहते हो? एक बार फुटबॉल खेला था। ये तो बड़ा आसान था, तुम खेल सकते हैं। यू आर क्वाइट फिजिकली फिट, आई थिंक। कैन वी क्लैप फॉर कमल? एक एग्जाम्पल शेयर कर दिया। एक एग्जाम्पल, जैसे हमने हाथी देखा है, हाथी का छोटा बच्चा, क्या करते हैं कि हाथी का बच्चा जो होता है बिल्कुल छोटा, उसको हम खेत में लेके गए, ठीक है, उसको खूंटे से बांध दिया, ठीक है। तो पहले डे बांध दिया, दूसरे दिन बांध दिया, तो उसने पहले बार में तो उसने खींचा, तो उसने खींचा नहीं क्योंकि वो छोटा था। फिर कुछ दिन तक, बहुत सालों बाद क्या होता है, उसके पहले तो उसके माइंड में बन जाता है कि ये खूंटा मेरे से नहीं उखड़ेगा, बट काफी दिन बाद जब बहुत बड़ा हो जाता है हाथी, तब भी उसको एक खेत में लेके जाते हैं और खूंटे से बांध देते हैं, बट उसे ये नहीं, उसे बिलीव बना हुआ है कि ये मेरे से नहीं उखड़ेगा, तब भी वो खूंटे से बंधा रहता है और बाहर नहीं जाता। Yes, give any good example. Can we clap for it? मुझे उसके एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल याद आ गया। उस एग्जाम्पल में क्या था कि एक किसान ने बकरी पाल रखी थी और वो बकरी को रोज एक चेन से, एक रस्सी से बांधता था, तो ताकि बकरी भाग न जाए। एक दिन उसकी रस्सी चोरी हो गई। अब वो सोचे यार मुझे अंदर जाके सोना था, रस्सी चोरी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो वहीं पे साधु थे, उन्होंने साधु महाराज को बोला कि कोई रस्सी है महाराज को दे दो। तो महाराज ने कहा भाई रस्सी कुछ नहीं है मेरे पास, तो समस्या बताओ क्या है? मेरी समस्या ये कि बकरी को मैं रोज रस्सी से बांधता था, मेरी रस्सी को चुरा के ले गया, मुझे सोना है, मैं अगर सो गया तो बकरी भागेगी। बोले तुम रोज बांध देते ना बकरी को? कहता हाँ मैं रोज बांधता था। कह रहे तो तुम इस बार जाओ और उसे नकली बांध दो। कह रहे नकली बांधो मतलब? कह रहे जाओ ऐसे ऐसे करके बांध। कह रहे साधु महाराज को चमत्कार होगा, तो वो बकरी के पास गया, बकरी को पकड़ा, बांधा और अंदर सोने चला गया। जैसे ही उसने किया बकरी आराम से बैठ गई और घास खाना शुरू कर दिया।
अब वो 2 घंटे बाद सो के उठा, मेरी पास आ रही थी, कहीं नहीं भागी, कहीं भी नहीं भागी, ना रस्सी ना खूंटा, कुछ नहीं। फिर वो बकरी को उठा रहे तो उठ नहीं रही, वो फिर गया, कह रहे महाराज वो तो उठ नहीं रही, मैं लात बात में मार रहा हूँ। कह रहा भाई बांधा था ना तो खोलना भी तो पड़ेगा, बड़ी हो गई भाई वो बकरी, तुम और मैं, तुम और मैं, हमने अपने दिमाग के अंदर नकली रस्सी बांध दी और वहां खूंटा गाड़ दिया और हम बैठ के वहां घास खाते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम फ्री है, हमें पता ही नहीं है हम काम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कभी कोशिश करी भी होगी पास्ट में तो क्योंकि खूंटा बंधा हुआ था कर नहीं पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं तो भी करना चाहते नहीं है क्योंकि अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है और फीलिंग बन गया और सिर्फ इंप्रेशन बन गया, है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए पेशेंट लिसनिंग एंड आई थिंक इट वाज ए वंडरफुल सेशन एंड यू माइट हैव गेदर्ड सम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन. I thank you all the participants who dared to face some uncomfortable feeling and came on the stage and they shared their real life experiences. And I am thankful to Dr. Sarita Kaushik, Akanksha, who invited me for this session and gave me an opportunity to interact with such intelligent, young, vibrant and future generation of this country. Thank you so much. कितने लोगों के लाइफ में वो फर्क डालता है हमें नहीं पता, बट वो जरूर दिखेगा. थैंक यू सो मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप आए. 2 घंटे आपने अपने इतने कीमती समय में दिया. आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. इन स्पाइट ऑफ दैट ही ऑल्सो हैज अ कंपनी thoughtscafe.com. I remember still last time when he came, so we came to know about that. और इतने अच्छे विचार रखना वो वही कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली वो चीजें की हो. प्रैक्टिकली जो चीजें की होती हैं उसको हम देखते हैं एक्टिविटीज के थ्रू, हम लोग रोल प्ले करते हैं और जो बात वैसे लिखे में शायद कोई ना समझा पाए और इस तरह से जब हमारे को वो समझ आती है तो हमारे दिमाग में वाकई बैठ जाती है. तो आप लोग भी वो जो रस्सियां बांधी हुई हैं वो खोल लें, खूंटा जो लगा हुआ है उसको हटाएं और एक अच्छी उड़ान भरें, ठीक है, और लाइफ में सक्सेसफुल हो. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. इतना आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, पेशेंटली आपने इनको सुना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थोड़ा सा जेस्चर ऑफ तो इसमें कॉन्फिडेंट लेवल के बारे में बताया. जो मुझे ऐसा लगता था कि कॉन्फिडेंट एक बिलीफ है जो कि हम अपने आप में बना लेते हैं जिससे कि हम कोई काम नहीं कर पाते. बट अब ये सेशन लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बिलीफ आती है हमारे माइंड में आती है, हम उसको नेगेटिव मतलब जो बिलीफ हमारे अंदर आती है उसको हम हटा सकते हैं. जो सर ने बताया, हमें कुछ आइडियाज़ दिए हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. थैंक यू सो मच. सर मेरा डर बिल्कुल निकल गया. मैं बोलूँगा खुल के बोलूँगा, जो बोलना खुल के बोलो, डरना नहीं किस चीज़ से. और अपनी जो अपोजिशन एविडेंस है उनको कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा. जो मेरे अनकम्फर्टेबल है, डी कॉन्फिडेंट जो भी है, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सर मुझे भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सेशन अटेंड किया है क्योंकि सर आई हैव ऑल्सो द फियर ऑफ स्टेज फियर. क्योंकि मैंने आज तक मैम ने मुझे कहती थी स्टेज पे आके कुछ बोलो, लेकिन बहुत कोर्स किया मुझे मैम ने, लेकिन मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर बिलीफ था, फियर था, स्टेज फियर था. लेकिन अब जो
मेरे एक फ्रेंड है मिथिलेश, उसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे सर ने उसे बुलाया वहाँ पे किया, उससे पहले उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो उसके बाद हुआ, क्योंकि उसके बाद वो फ्रीली ओपन बोल रहा था सर के सामने भी, और जो सर ने उसे क्या बोल मोटिवेट कर रहा था, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी अपने जो मेरे अगेंस्ट बिलीफ के अगेंस्ट जो है सर्कमस्टेंसेस उन्हें काम करूँगा और उन्हीं के अगेंस्ट काम करूँगा। थैंक यू सो मच। वॉज रियली गुड, मतलब रियली जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हमने आज तक फेस करी है, हमारे साथ हुआ है, वो सर ने बोला ना, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ सही में होता है। जब उस चीज़ों को अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट जब सर ने वो टॉपिक वाइज, मतलब स्टेप 1 अपने फियर को फेस करो, स्टेप 2 उसको चैलेंज करो अपने बिलीफ को, तो वो रियलाइज़ हुआ कि हाँ हम भी तो यही करते थे। जो 1-2 चीज़ें करी और जो नहीं करी वो रियलाइज़ की कि इसको भी करा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरों की अप्रिसिएशन से हमारा कॉन्फिडेंस मतलब तय होता है कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हम अच्छे हैं, नहीं तो हम अच्छे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आज प्रूफ हो गया। थैंक एक्चुअली सर हमने इस सेशन से ये सीखा कि हमारे अंदर जो चीज़ नहीं करनी है उसका जो डर है वो हमारे इस सेशन से ख़त्म होगा। अगर मेरे अंदर ये डर है कि मैं डांस नहीं कर सकता, तो वो चीज़ इस सेशन में ख़त्म कर दी। मैं वो डांस कर सकता हूँ, अच्छा डांसर बन सकता हूँ। मैं दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। इससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना ब्राइट हुआ है कि हमको अब लगता है कि हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ।